पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन को मिस जस्टिस से एक सीक्रेट प्रेयर आती है। पता चलता है कि खूंखार पायरेट किलांगोस भेस बदलकर ड्यूक नेगन की पार्टी में घुस गया है। अब क्लाइन इतनी दूर से डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसने आगे की इन्फॉर्मेशन अपने पार्टनर्स को पास कर दी। उसने द हैंग्ड मैन को मैसेज भेजा ताकि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स एक्शन ले सके, और साथ ही मिस्टर अजीक को भी अपने डेंजरस मैसेंजर के थ्रू खबर पहुंचा दी। अब देखना यह है कि क्लाइन का प्लान काम करेगा या किलांगोस अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएगा। किलांगास अपने परस्यूअर्स को चकमा देकर हवा की हेल्प से एक मैन मेड लेक क्रॉस कर लेता है। वो आसपास देखता है, एक इल्यूजन क्रिएट करने के इरादे से कि वो एक डिच में घुस गया है टस्क रिवर में एस्केप होने के लिए, बैकलैंड के फाइनेंशियल सेंटर हिल्स्टनबरो की तरफ मुड़ने से पहले। उसी मोमेंट उसकी विजन अचानक से ब्लर हो जाती है। अंधेरे में उसके आसपास के कलर सैचुरेट हो जाते हैं। ग्रीन पेड़ और भी ग्रीन, उनके रेड फ्रूट्स और भी रेड हो गए। पानी का काला रंग और गहरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज पर पेंट छिट दिया गया हो। क्रिम्सन मून वाले स्काई के नीचे जहां चांद छिपा हुआ था, बहुत सारे अजीब ट्रांसपेरेंट फिगर्स थे और अलग अलग चमक थी जिसमें मिस्टीरियस नॉलेज था। किलांगास नोटिस करता है कि वो हवा में तैरते हुए रुक गया है। उसके पैरों के नीचे काला पानी लगातार ऊपर उठ रहा था। पानी के अंदर पीले सतपाम्स थे जो उसकी तरफ पहुंच रहे थे। नॉट गुड। किलांगास समझ जाता है कि उस पर एम्बुश हुआ है, और एम्बुशर डेफिनेटली वीक नहीं था। अचानक उसके सामने एक बड़ा सा ह्यूमनॉइड स्केलेटर आ जाता है। ये मॉन्स्टर 4 मीटर लंबा था और उसकी आई सॉक्लेम्स जल रही थीं। उसकी बॉडी पर बोन्स ब्लरी और इल्यूजन जैसी थीं। किलांगास अपने दुश्मन को एक एक्सप्रेशनलेस लुक देता है और एक स्नीयर करता है। साथ ही उसके लेफ्ट हैंड का ग्लव एक रेडिएंट लाइट छोड़ता है, जैसे वो प्योर गोल्ड से बना हो। किलांगास पीछे झुकता है और अपनी बाहें फैला लेकिन जैसे वो सन को हग करने की कोशिश कर रहा हो। आसमान से एक प्योर बर्निंग ब्रिलियंस का बोल्ट नीचे आता है और उस जाइंट स्केलेटन को घेर लेता है। पेस्टल दुनिया जवाब में कांप उठती है और डार्क वाटर के नीचे के सफेद हाथ एक एक करके एवापोरेट हो जाते हैं। ये प्रिस्ट ऑफ लाइट की बियॉन्डर पावर्स थीं। यह सन के सीक्वेंस 5 पाथवे की एक बियॉन्डर पावर थी। यह अनडेड का नेमेसिस था। रेडिएंट पिलर ऑफ लाइट गायब हो जाता है और जाइंट स्केलेटन की पिच ब्लैक फ्लेम्स तुरंत बुझ जाती हैं। फिर वो ट्रांसपेरेंट होकर हवा में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इससे पहले कि किलांगास प्रिस्ट ऑफ लाइट की एबिलिटीज का इस्तेमाल करके पेस्टल जैसी दुनिया को खत्म कर पाता, उसका एक्सप्रेशन अचानक रिजिड हो गया। उसने देखा कि उसके लेफ्ट में एक और जाइंट स्केलेटर अपीयर हुआ है। वो भी 4 मीटर लंबा था। उसकी आंखें ब्लैक फ्लेम से जल रही थीं, पहले वाले मॉन्स्टर से बिल्कुल आइडेंटिकल। उसके तुरंत बाद वही स्केलेटल मॉन्स्टर किलांगास के चारों एक के बाद एक अपीयर होने लगे। 1 2 3, उनमें से 100 से ज्यादा थे। 100 से ज्यादा जलती हुई ब्लेम्स की जोड़ियों ने एक ही समय में अपने टारगेट पर नजर डाली। उसके नीचे डार्क वाटर सरफेस और ऊपर उठ गया, लगभग किलांगास के पे कांटेक्ट में आ गया था। पीले सफेद हाथ बाहर की ओर बढ़े, लगातार उन्हें हिलाते हुए जैसे कि वे किसी लाइफ सेविंग स्ट्रॉ को पकड़ रहे हों। स्प्रेड आउट एंड परस्यू हिम, उसे कॉर्नर करने की कोशिश करो, कार्डिनल एस स्नेक ने इंस्ट्रक्ट किया। उसने एक टाइफून बनाया और हवा में उड़ गया उस डायरेक्शन की ओर जहां किलांगास भागा था। ड्यूक नेगन और बाकी लोगों ने अपने स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए मैंडेटेड पनिशर्स की रैंक्स ज्वाइन नहीं की। इसके बजाय वे ऑब्जर्व करने के लिए खिड़की या बालकनी में खड़े रहे। यह वही मोमेंट था जब पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे ऑर्डिनरी नोबल्स धीरे धीरे शांत हो गए। अंधेरे और ऊपर नीच होती आवाजों के कारण उन्हें यकीन नहीं था कि असल में क्या हुआ था। वे बस इतना जानते थे कि ड्यूक नेगन का शायद एक असैसिन से सामना हुआ था। एल्जर विल्सन ने अपने जबड़े भींच लिए और ड्यूक नेगन की मैंशन से बाहर भागा, म्यूनिसिपल गार्डन के रास्ते से हिल्स्टनबरो की तरफ। वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। अचानक उसने एक आवाज सुनी जो हवा के साथ उस तक आई। देयर्स नो नीड टू कंटिन्यू परस्यूट, परस्यूट जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह कार्डिनल स्नेक की आवाज। एल्जर कुछ ही कदम आगे बढ़कर रुक गया। वह हैरान होकर आसमान की ओर देखने लगा। उसने देखा कि कार्डिनल स्नेक, जिन्होंने बहुत सारे स्टॉर्म सिंबल्स से सजा हुआ एक ब्लैक रोब पहना था, जंगल और मैन मेड लेक के ऊपर तैरे थे और नीचे घूर रहे थे। एल्जर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बिना कारण सोचे कार्डिनल की तेजी से भागा। जैसे ही वह अपनी पोजीशन के करीब पहुंचा, उसने क्लियरली देखने के लिए अपनी सीफेरर एबिलिटीज का इस्तेमाल किया। स्पेलसिंगर ऑफ गॉड ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया, लेकिन उनके पोस्चर यह साफ था कि वह सीरियस थे। उनके ब्लैक हैट के नीचे से झांकते सफेद बाल हवा के साथ लहरा रहे थे, जिससे उनकी स्टर्न सिल्वर आंखें और भी बढ़ गईं। एल्जर ने अपनी नजर हटाई और जंगल से बाहर भागा। शांत तालाब का सीन जिसमें क्रेसेंट मूनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया। तालाब की सतह पर किनारे के पास एक लंबी फिगर तैर रही थी। उस फिगर का एक यूनिक चौड़ा जबड़ा था। उसके ब्राउन बाल एक पोनीटेल में बंधे थे। उसकी डार्क ग्रीन आंखें ठंडी थी। फिर भी किलांगास, वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगास। एल्जर पहले तो चौंक गया, फिर उसे सरप्राइज और खुशी दोनों महसूस हुई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यहां तक शक हुआ कि अंधेरा उसे हेलुसिनेट करवा रहा है। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, उसने अचानक किलांगास का चेहरा तेजी से सड़ते हुए देखा। उससे पीला हरा लिक्विड निकल रहा था। उसका मांस टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा था। पैट पैट
किलांगास के चेहरे की जगह अब बस एक स्कल बची थी। उसकी दोनों खाली आईबॉल्स अपनी सॉकेट से निकले केल्पा जमीन पर गिर गईं। किलांगास पूरी तरह से बिखर गया। उसके कपड़े उसके सड़ते हुए मांस और सफेद हड्डियों पर लिपट गए और स्पार्कलिंग रेडियंस को ब्लॉक कर दिया। 20 सेकंड से भी कम समय में 7 पायरेट एडमिरल्स में से एक किलांगास एल्जर की आंखों के सामने मिस्टीरियसली मर गया था। यह शॉकिंग सीन एल्जर के दिमाग में गहराई से छप गया था। इसने उसे शक में डाल दिया कि क्या वह कोई भयानक सपना देख रहा है। क्या हो रहा है? क्या किलांगास सक्सेसफुली एस्केप नहीं कर गया था? वह यहाँ इतनी सिंपली फिर भी इतनी मिस्टीरियसली क्यों मर गया? उसने ऐसा क्या एनकाउंटर किया कि इतनी शॉर्ट टाइम में उसकी जान चली गई? वह एक सीक्वेंस 6 विंडब्लेस है, क्रीपिंग हंगर का ओनर है। यह किसने किया? किलांगास को मारने का मोटिव क्या था? जैसे ही एल्जर के दिमाग में अनगिनत आइडियाज आ रहे थे, उसने स्पेल सिंगर ऑफ गॉड एस स्नेक की करिश्माई आवाज सुनी। क्या तुमने ये इन्फॉर्मेशन किसी और को दी थी? क्या कोई और है जो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानता है? एल्जर जल्दी से शांत हो गया। उसने किलांगास के अवशेषों पर एक नजर डाली और एक एक्सप्लेनेशन दिया जो उसने पहले से तैयार किया था। मैंने इन्फॉर्मेशन मिलते ही आपको रिपोर्ट कर दी थी। वह मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। अगर एस स्नेक टस्क रिवर के किनारे वॉक पर नहीं गए होते, जिसकी वजह से मुझे उन्हें ढूंढने में टाइम लगा, तो किलांगास शायद ड्यूक नेगन की मेंशन से एस्केप भी नहीं कर पाता। बेशक वह एक हाई सीक्वेंस बेयोंडर के सामने यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह केवल रिस्पेक्टफुली और हम्बली कहता रहा, जिस पर्सनल को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिली थी उसने इसके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और ट्रांसफर के दौरान किसी ने भी लेटर नहीं खोला। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं, लेकिन मैं यह कंफर्म नहीं कर सकता कि इस इन्फॉर्मेशन के सोर्स पर कोई लीक हुआ था या नहीं। चूंकि हमें इसका पता चल सकता है तो दूसरों को भी पता चल सकता है। जैसे ही एल्जर बोल रहा था, उसने कुछ गेस लगाए कि वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगास को किसने मारा। वह पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसने किलांगास को ड्यूक नेगन को असैसिनेट करने का टास्क दिया था। चूंकि किलांगास पहले ही सक्सेसफुली एस्केप कर चुका था और इन्फॉर्मेशन लीक का कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं होता तो मैं किलांगास को छिपने के लिए कहता और एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट करता जब सभी को यकीन हो जाता कि वह बैकलैंड छोड़ चुका है। इसके अलावा किलांगास केवल खुद पर भरोसा करता है, इसलिए वह अपना असैसिनेशन प्लान किसी को नहीं बताएगा। ड्यूक नेगन आजकल सितंबर में अपने बिल प्रपोजल की तैयारी में गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। किलांगास के अलावा कोई भी सही ढंग से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वह स्ट्राइक करेगा, अनलेस वह पर्सन एक प्रोफेट हो, लेकिन यह अनलाइकली है। दूसरे फैक्शंस पॉसिबल नहीं। मिस जस्टिस ने प्रॉब्लम नोटिस करते ही मिस्टर फूल से के इन्फॉर्मेशन रिले कर दी थी। कोई चांस नहीं था कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही समय में इन्फॉर्मेशन मिल पाती। मिस्टर एल्जर यह सोचते ही शॉक हो गया। उसे एक पॉसिबिलिटी समझ आई। जिसने स्ट्राइक किया वह मिस्टर फूल का ब्लेस्ड था। वह बैकलैंड में ही था और इसलिए उसने हाथ बंटा दिया। जितना अधिक वह सोचता, एल्जर को उतना ही अधिक लगता कि यह गेस सच्चाई के करीब है। केवल टैरो क्लब के मेंबर्स और सबऑर्डिनेट्स को ही समय पर इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। केवल द फूल के ब्लेस्ड की मदद से ही यह इतना मिस्टीरियस और बिना मोटिव के लग सकता था। जैसे ही वो अपने थॉट्स में डूबा हुआ था, कार्डिनल स्नेक एक मोमेंट के लिए चुप हो गए। उन्होंने वहां आ रहे बाकी मैंडेटेड पनिशर्स से कहा, किलांग्स मर चुका है। एक हाई सीक्वेंस बेयोंडर या किसी ने सिमिलर लेवल के सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके उसे मारा है, लेकिन यह बल्कि डेंजरस है और हाईली अनलाइकली है। एक प्रीलिमिनरी एनालिसिस के बाद मेरा मानना है कि हाई सीक्वेंस बेयोंडर डेथ के पाथवे से हैं, शायद न्यूमनस एपिस्कोपेट का मेंबर, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसे मैं जानता हूं। एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि वह किसी और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो। मोटी अनक्लियर है। द न्यूमिनस एपिस्कोपेट सदर्न कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट हुई थी। लीजेंड है कि इसे डेथ के एक डिसेंडेंट ने डेथ को रिवाइव करने की कोशिश में बनाया था। सदर्न कॉन्टिनेंट के कॉलोनाइज होने के बाद वे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन वे जिद्दीपन से बच गए और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के देशों की ओर फैल गए। एक हाई सीक्वेंस बेयोंडर, हाँ केवल एक हाई सीक्वेंस बेयोंडर ही इतने कम समय में किलांगास को मार सकता है। मिस्टर फूल का सिर्फ एक ब्लेस्ड ही इतने हाई सीक्वेंस पर है। ये एक मी गॉड है। एल्जर ने एक बार फिर मांस और हड्डी के ढेर को देखा। उसे हर चीज से डिसेटेड महसूस हुआ, जैसे उसने अपने सारे इमोशंस खो दिए हों। वह वहां स्तब्ध खड़ा सब कुछ देखता रहा। अगर मैंने कभी मिस्टर फूल को बिट्रे किया, उसके मन में अचानक ऐसा ख्याल आया। तुरंत किलांगास के तेजी से सड़ने का भयानक सीन उसके दिमाग में आ गया। एल्जर कांपने से खुद को नहीं रोक सका और उसने अपना सिर झुका लिया। वह रिलैक्स हो गया। जब वह एस्केप या फाइट बैक नहीं कर सकता, तो वह केवल लॉयल रहना ही चुन सकता है। फ्यू, किलांगास के मरने से अब कोई मुझे उस सीक्रेट से थ्रेटन नहीं कर सकता। उसने सांस छोड़ी। उसकी सारी चिंताएं पूरी तरह से गायब हो गईं। ड्यूक नेगन की मैंशन में ऑड्री हॉल, जो अपनी मदर और दूसरे नोबल्स के साथ असिनेशन डिस्कस कर रही थी, उसने अपने फादर को दरवाजे पर देखा। उसने एक एक्सक्यूज बनाया और रेस्टिंग रूम से मेन हॉल की बालकनी में चली गई। फादर, कुछ गड़बड़ है क्या? ऑड्री ने अर्ल हॉल को अपनी ग्रीन आंखों से देखा। उसकी ग्रीन आंखें उसकी मदर से आई थीं। अर्ल हॉल मुस्कुराए। यह रिजॉल्व हो गया है माई चाइल्ड, तुम्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने किसी को बताया कि बैरन ग्रामिर एक इम्पोस्टर था?
नहीं, ऑड्री ने मजबूती से अपना सिर हिलाया। मैंने सिर्फ एक ऑलमोस्ट गॉड लाइक एक्सिस्टेंस को बताया। उसने अपने दिल में जोड़ा। उसने एक मोमेंट के लिए सोचा, फिर खुद को एक्सप्लेन किया। आपको बताने के बाद मैं बाथरूम गई, फिर वहां जहां मर्थी उनसे पूछ सकते हैं। आईसी अल हॉल ने सिर हिलाया और कुछ और कहने से पहले मेंशन किया, किलांगास मर गया है, किसी ने उसे मार डाला है। किसने? ऑड्री जितनी शॉक्ड थी उतनी ही एक्साइटेड भी। कोई आइडिया नहीं। हम यह भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि मर्डर ने किलांगास को क्यों मारा। यह सच में इनकॉम्प्रहेंसिबल है। अल हॉल रुके। शायद यह एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सीक्रेट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। अनक्लियर मोटिव। एक सीक्रेट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। ऑड्री को अचानक एक एपिफनी हुई। क्या यह मिस्टर फूल का ब्लेस्ड हो सकता है? यह हमारा टैरो क्लब हो सकता है। ऑड्री ने एक साथ कई चीजें एनालाइज की, जैसे उसका दिमाग घूम गया हो। मिस्टर हैंग्ड मैन ने कहा था कि किलांगास एक लोन वुल्फ है जो किसी पर भरोसा नहीं करता। सिर्फ उसे ही अपने प्लान के बारे में पता होगा। मेरे उसे जल्दी डिस्कवर करने के अलावा ऐसा कोई नहीं होना चाहिए था जिसे पता हो कि वो आज रात असैसिनेशन की कोशिश करेगा। मैंने सिर्फ फादर और मिस्टर फूल को बताया था कि मुझे शक है कि किलांगास बैरन ग्रामिर के भेष में है। हालांकि ड्यूक नेगन की मैंशन में एक टेलीग्राम केबल है और वह मदद मांगने के लिए समय पर इंफॉर्मेशन भेज सकते थे, लेकिन इसे छिपाने का कोई कारण नहीं है। डैड की हैरानी का मतलब है कि जिस पावरफुल बीइंग ने किलांगास को मारा वह उनकी एक्सपेक्टेशंस में नहीं लाकर, इन सबको मिलाकर मैं लगभग श्योर हो सकती हूँ कि किलांगास को मारने वाला पर्सन मिस्टर फूल का ब्लेस्ड था। प्लस सिर्फ टैरो क्लब का यूनिक मॉडल ही अनक्लियर मोटिव्स के साथ ऐसी स्ट्रेंथ सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। किलांगास एक सीक्वेंस 6 विंड ब्लेस्ड था और उसके पास मिस्टिकल आइटम क्रीपिंग हंगर था। उसे इतनी जल्दी बिना कोई ट्रेस छोड़े मारने के लिए यह केवल एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर हो सकता है, जिसे डेमीगॉड्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट? या शायद उसने एक सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया जिसमें बहुत डेंजर हो। पॉसिबिलिटी चाहे जो भी हो, यह दिखाता है कि मिस्टर फूल का ब्लेस्ड एक्सट्रीमली पावरफुल है। मिस्टर फूल अपनी रेपुटेशन पर खरे उतरते हैं। खैर, मैंने निश्चित रूप से क्लूज दिए थे, इसलिए मिस्टर हैंग्ड मैन को अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और मुझे रेनबो सैलामेंडर का पिटरी ग्लैंड देना होगा। यह हमारे टैरो क्लब का सबसे पहला मिशन होना चाहिए, राइट? 7 पायरेट एडमिरल्स में से एक किलांगास हमारी वजह से मारा गया। अपनी बेटी को जो एक्साइटेड लग रही थी देखते हुए। अर्ल हॉल, जो अपनी जवानी में एक हैंडसम आदमी थे, हल्के से खांसे और अपनी बेटी गंभीर मुखौटे के साथ वार्न किया, ऑड्री, मुझे पता है कि तुम मिस्टिसिज्म में बहुत इंटरेस्टेड हो और मैं नॉर्मली इसे टॉलरेट करता हूं, लेकिन तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तुम इसके बारे में पूछ भी नहीं सकती। तुम्हें इस साल के एंड तक क्वीन द्वारा बैकलैंड सोशल सीन इवेंट्स में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एक एडल्ट के रूप में तुम्हें क्लियरली जानना और याद रखना चाहिए कि एक टेरिफाइंग बियॉन्डर या एक पावरफुल हिडन ऑर्गेनाइजेशन डेंजर के बराबर है। क्या तुम समझती हो? ये इस फादर, ऑड्री ने चार्मिंगली जवाब दिया थी। मैं बस थोरियोसिटी भी नहीं चलेगी, अर्ल हॉल ने जोर देकर कहा, और वह एक हेल्पलेस स्माइल देने से खुद को नहीं रोक सके। ओके, ऑड्री ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। वैसे भी मैं पूरा इंसिडेंट आपसे बेहतर समझती हूँ। उसने मन ही मन एक सिली फेस बनाया। अर्ल हॉल ने सोचा और एक जेंटल स्माइल के साथ कहा, खैर, तुम आज रात की हीरोइन हो, ड्यूक नेगन की सेवियर हो। किलांगास के मरने का आधा कारण पार्शियली तुम्हारी वजह से और बाउंटी के साथ भी यही है। बेशक अगर कोई किलांगास को मारने की बात नहीं मानता और बाउंटी लेने नहीं आता तो बाकी आधी भी तुम्हारी होगी। कुल मिलाकर यह टोटल 10,000 पाउंड्स होंगे। हम इंटिस रिपब्लिक, फेसक एम्पायर और दूसरे देशों और ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सेट की गई बाउंटीज भी मिल सकती हैं। कन्वर्जन के बाद टोटल लगभग 20,000 पाउंड्स होने चाहिए। ड्यूक नेगन ने प्रॉमिस किया है कि वह तुम्हें देसी बे में अपना हॉलिडे एस्टेट गिफ्ट के रूप में देंगे। इसमें एक ह्यूज रबर ट्री प्लांटेशन शामिल है। मुझे एनुअल प्रॉफिट तो ठीक से नहीं पता, लेकिन यह डेफिनेटली कम नहीं होगा। उन्होंने तब इसे खरीदने के लिए 8,000 पाउंड्स खर्च किए थे और बाद में एक घर भी बनाया और प्लांटिंग के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदे। ऑड्री, जिसके पास पहले से ही 300,000 पाउंड्स की इनहेरिटेंस थी, उसे रीच माना जाता था। हालांकि लगभग 40,000 पाउंड्स का रिवॉर्ड अभी भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम थी। कई नोबल लेडीज को तो इतनी रकम डाउरी के रूप में भी नहीं मिलती। अगस्त में एक नोबल और एक बिजनेसमैन की एलाइड मैरिज में एक मिलियनियर की बेटी मिस मैरी ओल्डबरी की डाउरी सिर्फ 80,000 पाउंड्स थी। मैंने बाउंटी के बारे में तो सोचा ही नहीं। ऑड्री मन ही मन बड़बड़ाई। अचानक उसे कुछ सूझा। अगर उसे बाउंटी मिली और उसका नाम फैल गया तो द हैंग्ड मैन आसानी से पता लगा लेगा कि जस्टिस कौन है। यह नहीं हो सकता। टैरो क्लब की मेंबर होने के नाते मुझे एक मिस्ट्री बनाए रखनी होगी। ऑड्री ने अपने डैड की ओर देखा और अपने शब्दों को रिऑर्गेनाइज किया। डैड, मैं थोड़ी वरीड हुआ। क्या हो? अल हॉल ने चिंता से पूछा। अगर यह बात फैल गई कि मैंने पता लगाया कि किलांगास बैरन ग्रामिर के भेष में था, तो मुझे डर है कि उसके अंडरलिंग्स मुझसे बदला लेंगे। मुझे डर है कि जिसने भी किलांगास को ड्यूक नेगन को असैसिनेट का इंस्ट्रक्शन दिया था वह मुझे टारगेट करेगा। ऑड्री ने खुद को पिटीफुल, वीक और हेल्पलेस दिखाने की कोशिश की। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को हायर करूंगा, अर्ल हॉल ने जवाब दिया। फिर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कहा,
तुम्हें सच में ऐसा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस जिस पर्सन ने किलांगास को मारा उसने क्रीपिंग हंगर ले लिया। बेशक एक हाई सीक्वेंस बेयोंडर के लिए यह इंटरफेयर करने के लिए एक स्ट्रांग इनफ मोटिव नहीं होगा। हाँ, मैं ड्यूक नेगन को इसे सीक्रेट रखने के लिए इन्फॉर्म करूंगा और किसी और को तुम्हारी तरफ से बाउंटी लेने और तुम्हें प्राइवेट में कॉम्पेंसेट करने के लिए कहूंगा। फिर अर्ल हॉल मुस्कुराए और कहा, तुम सच में मेरी बेटी हो। तुमने इतनी आसानी से 40,000 पाउंड्स कमा लिए। यह तुम्हारी करंट वेल्थ का 1/10 से भी ज्यादा है। 300,000 पाउंड्स वह थे जो उन्होंने उसके लिए पहले से अलग रखे थे। वह अभी भी एक और हिस्सा जोड़ेंगे जब उसकी शादी होगी, उसकी बेटी की इनहेरिटेंस के रूप में। क्या मैं उतनी ही अच्छी हूं जितने आप थे? ऑड्री ने खुशी से जवाब में पूछा। अर्ल हॉल ने सिर हिलाया और हंसे। मुझसे बहुत बेहतर। मेरे पहले बिजनेस वेंचर से प्रॉफिट सिर्फ 60 पाउंड्स था। ऑड्री अचानक एक्सट्रीमली थ्रिल्ड हो गई। 40,000 पाउंड की बाउंटी मिलने, अपने फादर की कॉम्प्लीमेंट, किलांगास की मौत का कारण बनने, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी टास्क पूरा करने और द हैंग्ड मैन से मिलने वाले रेनबो सैलामेंडर के पिट्यूटरी ग्लैंड के रिवॉर्ड से मिली सेटिस्फैक्शन ने उसकी खुशी को और बढ़ा दिया। मैं सच में यह मिस्टर फूल को रिपोर्ट करना चाहती हूँ ताकि उनका रेश्योरेंस मिल सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पावरफुल मिस्टीरियस बीइंग ने अननोन मोटिव से किलांगास को मार डाला। हो सकता है कोई मुझे सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा हो, किलांगास की मौत के बारे में क्लूज ढूंढ रहा हो। मैं अबनॉर्मैलिटी का कोई हिंट नहीं दिखा सकती। पुई, मुझ में शुरू से ही कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है जब तक मैं मिस्टर फूल का ऑनरी नेम रिसाइट करने की कोशिश नहीं करती। अगर मिस्टर फूल का ब्लेस्ड सच में मर्डर था तो उन्हें रिजल्ट पहले से ही पता होगा। उन्हें मेरे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वेल, क्या मुझे ब्लेस्ड के साथ बाउंटी शेयर करने की जरूरत है ही? चाहे किसी भी तरह का पेमेंट मेथड इस्तेमाल किया जाए, 20,000 पाउंड्स का ट्रांसफर निश्चित रूप से ध्यान खींचेगा। मैं रिस्क नहीं ले सकती। प्लस हमेशा द हैंग्ड मैन ही मिस्टर फूल से मदद मांगता रहा है। टेक्निकली उसे रिवॉर्ड देना चाहिए। हाँ, आखिर उसने डिक्लेयर किया था कि उसके एम्परर रोजेल की डायरी के कई पेजेज हैं। मैं मिस्टर फूल को उनकी प्रेयर्स का जवाब देने के लिए थैंक यू कहने के लिए डायरी के और पेजेज इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी। उन्हें निश्चित रूप से फालतू पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ऑड्री ने जल्दी से अपना अगला कोर्स ऑफ एक्शन तय कर लिया। ड्यूक नेगन की मैंशन में एक सीक्रेट स्टडी रूम में मोटा और लंबा ड्यूक डेस्क के पीछे एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठा था। वह सिगार पी रहा था और अपने सामने स्पेलसिंगर ऑफ गॉड एस्निक, प्राइम मिनिस्टर एग्वेसिड नेगन और दूसरों को देख रहा था। हमारे करंट नॉलेज के आधार पर हम अभी भी उस हाई सीक्वेंस बेयोंडर की आइडेंटिटी के बारे में श्योर नहीं है जिसने किलांगास को मारा। प्राइम मिनिस्टर एग्वेसिड नेगन अभी अभी किंग के पास से आए थे। आर्क बिशप स्नेक ने सिर हिलाया। हमने यह निर्धारित किया है कि यह उन हाई सीक्वेंस बेयोंडर्स में से कोई नहीं था जिनसे हम फैमिलियर है, या न्यूमिनस एपिस्कोपेट भी नहीं। हमारे पास यह विश्वास करने के लिए सफिशिएंट रीजन है कि यह एक पावरफुल मिस्टीरियस बेयोंडर है जिसके बारे में हम नहीं जानते। बेशक हमने इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया है कि वह पर्सन एक डेंजरस सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहा था। ड्यूक नेगन ने अपना सिगार पकड़ा और कहा, शायद यह सिर्फ एक हाई सीक्वेंस बेयोंडर नहीं था। उस पर्सन के पीछे एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, वरना वे इतनी एक्यूरेटली किलांगास के लिए एम्बुश नहीं लगा पाते। हाँ, शायद आज रात के बॉल मेहमान में से उनका मेंबर है, उनके भाई। प्राइम मिनिस्टर एग्वेसिड ने गंभीरता से कहा, उस पॉसिबिलिटी की परवाह किए बिना हमें केयरफुल रहना होगा। हमें जल्दी से उस हाई सीक्वेंस बेयोंडर की आइडेंटिटी, उसके बैकलैंड में प्रेजेंस का पर्पस और उसने किलांगास को क्यों मारा यह पता लगाना होगा। एक हाई सीक्वेंस बेयोंडर जिसके बारे में वे नहीं जानते थे, जो बैकलैंड में घूम रहा था, सरकार और 3 मेजर चर्चेस का ध्यान खींचने के लिए काफी था। हालांकि एक सीक्वेंस 4 या सीक्वेंस 3 बेयोंडर शायद उनके वॉरशिप्स के कैनन अटैक्स का सामना न कर पाए, लेकिन उन्हें फ्रंटल असॉल्ट का अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके पास बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पावर थी, इसलिए वे आयरनक्लैड वॉरशिप से भी ज्यादा डेंजरस एक्सिस्टेंस थे, इसीलिए उन्हें डेमीगॉड्स कहा जाता था। स्पेलसिंगर ऑफ गॉड एज स्नेक खड़े हुए और कहा, मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करने दो और चर्च ऑफ एवरनाइट ऑफ टीम एंड गॉड ऑफ स्टीम मशीनरी के साथ कांटेक्ट करने दो। हिज मैजेस्टी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोऑपरेट करने की अनुमति देंगे, प्राइम मिनिस्टर एग्वेसिड ने प्रॉमिस किया। बैकलैंड के नॉर्थ बरो के एक होटल में एजिक गैस लैंप के नीचे बैठा और अपने सामने वाले ग्लव को देख रहा था। ग्लव बहुत पतला था, जैसे कि वह ह्यूमन स्किन से बना हो। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह मांस और खून से भर जाएगा, वह एक हाथ में बदल जाएगा। एज ने उसे बहुत देर तक देखा। उसका चेहरा अचानक पीड़ा और दर्द में विकृत हो गया जब वह बड़बड़ाया, मुझे लगता है मैंने उनके साथ पहले कोऑपरेट किया है। क्लेन पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि उसे जस्टिस या द हैंग्ड मैन से कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी, नहीं उसे मिस्टर एजिक से कोई जवाब मिला था। वह किलांगास के साथ हुए इंसिडेंट के आउटकम के बारे में सोचता रहा। यह काफी बड़ा सीन रहा होगा अगर मिस जस्टिस और मिस्टर हैंग ने मुझसे लापरवाही से कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मिस्टर एजिक ने मेरे लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो इन्वॉल्व नहीं हुए या कोई एक्सीडेंट हो गया था?
क्या किलांगास ने उन्हें हर्ट किया? क्लेन ने अपना हाथ बढ़ाया और जम्हाई लेते हुए अपना मुंह ढका। वह जाउटलैंड स्ट्रीट की ओर जाने वाली ट्रैकलेस कैरिज पर चढ़ गया। एक्स्ट्रा, वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगास बैकलैंड में मारा गया। एक्स्ट्रा, वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगास बैकलैंड में मारा गया। जैसे ही कैरिज चलने वाली थी, क्लेन ने अचानक पेपर बॉय की आवाज सुनी, जो एम्पर रोजेल के इन्वेंशंस में से एक था। क्लेन एक पल के लिए स्टन रह गया और उसने जल्दी से एक पेनी निकालकर टिंगेन मॉर्निंग पोस्ट खरीदा। कई पैसेंजर्स ने भी वही चॉइस की। उसने न्यूज़पेपर खोला और जल्दी से हेडलाइन पढ़ी। पायरेट किलांगास बैकलैंड में ड्यूक के बॉडीगार्ड द्वारा गोली मारकर हत्या, किलांगास मर गया। मिस्टर एजिक ने किया। क्लेन गहरी सोच में पड़ गया और खुद का मजाक उड़ाया। सीन्स के पीछे का बॉस होने के नाते मुझे असल में न्यूज़पेपर से आउटकम का पता लगाना पड़ा। किलांगास को क्या हुआ? इसे कवर करने वाला आर्टिकल लंबा नहीं था और इसमें केवल समय, स्थान, शामिल लोग और नतीजा बताया गया था। जैसा कि कहा जाता है, कंटेंट जितना संक्षिप्त हो, सिचुएशन उतनी ही सीरियस होती है। बैकलैंड में कल रात 8 या 9 बजे जो कुछ हुआ, उसकी रिपोर्ट आज सुबह टिंगन सिटी में आ रही है। एम्परर रोजेल के एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण इस दुनिया में इंफॉर्मेशन का प्रसार बहुत स्लो नहीं है। यह निश्चित रूप से बॉल में शामिल होने वाले किसी नोबिया मिनिस्टर ने ही इस इंफॉर्मेशन को किसी रिपोर्टर को लीक किया होगा। फिर उस रिपोर्टर ने टेलीग्राफ इस्तेमाल करके इस सेंसेशनल न्यूज़ को विभिन्न काउंटियों की न्यूज़ कंपनियों को भेजा होगा। मॉर्निंग पेपर्स आमतौर पर रात में ड्राफ्ट किए जाते हैं और आधी रात के बाद प्रिंट होते हैं और सुबह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। चेंजेज करने और इस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए काफ़ी समय था। सिर्फ इस न्यूज़ के आधार पर टिंगेन मॉर्निंग पोस्ट 1000 एक्स्ट्रा कॉपी बेच सकेगा, और यह सिर्फ इस शहर को ध्यान में रखते हुए है। क्लेन के विचार और अधिक डिस्ट्रैक्टेड होने लगे, आखिरकार शांत होने से पहले। चूंकि वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगास मर चुका है, इसका मतलब है कि भले ही मिस्टर एजिक घायल हो गए हों, यह बहुत सीरियस नहीं होगा। अगर यह सीरियस होता तो उसे निश्चित रूप से मैंडेट पनिशर्स या ड्यूक नेगन के बेयॉन्डर बॉडीगार्ड्स द्वारा पकड़ लिया जाता, जो किलांगास का पीछा कर रहे थे। और ऐसी सिचुएशन का सामना करते हुए मिस जस्टिस और मिस्टर हैंगमैन निश्चित रूप से मुझे रिपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते। बाद वाला नहीं होना यह बताने के लिए है कि सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ, अगर मिस्टर एजिक मुझे कोई जवाब नहीं देते, या अगर मिस जस्टिस और मिस्टर हैंगमैन आज रात तक मुझसे प्रे नहीं करते, तो मैं मैसेंजर को बुलाने के लिए एक बार फिर कॉपर व्हिसल बजाऊंगा और एक इंक्वायरी लेटर भेजूंगा। रिलैक्स होकर क्लेन ने अपना ध्यान न्यूज़पेपर से हटा लिया। फिर उसने पब्लिक कैरेज का सर्वे किया। इस तरह के ट्रांसपोर्ट का खर्च उठाने वाले ज्यादातर लोग पढ़ सकते थे, और एक्स्ट्रा शब्द के प्रभाव में कई लोगों ने टिंगेन मॉर्निंग पोस्ट खरीदा था। अब उनमें से कुछ चुपचाप इंसिडेंट पर डिस्कस कर रहे थे। किंग ऑफ पायरेट्स और एडमिरल्स लंबे समय से सी रूट्स पर आतंक मचा रहे हैं। वे विभिन्न देशों के बैटलशिप्स को देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन वे मर्चेंट शिप्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। भले ही किलांगास को 7 पायरेट एडमिरल्स में से एक के रूप में शामिल हुए एक दशक से भी कम समय हुआ था, वह सरकार द्वारा मारा जाने वाला पहला है। फ्रैंकली, मैं क्यूरियस हूं कि वह बैकलैंड में क्या कर रहा था। जब कोई पायरेट ओशन छोड़ देता है तो मौत एक फोर्सिएबल आउटकम है। चलिए उम्मीद करते हैं कि भविष्य में एक और डिटेल रिपोर्ट आएगी। होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, मैं जानना चाहता हूं कि ड्यूक नेगन के किस बॉडीगार्ड ने किलांगास को मारा। उसका बाउंटी पूरे 10,000 पाउंड्स का था। 10,000 पाउंड्स। अगर मेरे पास 10,000 पाउंड्स होते तो मैं तुरंत अपनी जॉब छोड़ देता और 2 या 3 मीडियम साइज नर्सरी खरीद लेता। मैं कुछ कॉलोनाइजिंग कंपनियों और रेलरोड कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करता और हर साल एक स्टेबल डिविडेंड प्राप्त करता। यह तो सिर्फ इस किंगडम की बाउंटी है। इंटिस फेसेक, फेना पोर्टर और कुछ मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगास के लिए बाउंटीज हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा न्यूज़पेपर होगा जो बाउंटीज की पूरी लिस्ट देगा। 10,000 पाउंड्स। क्लेन यह सुनकर शॉक हो गया। अपनी पहले से इंप्रेसिव पे के साथ उसे इतना पैसा बचाने में 20 साल लग जाते, भले ही वह बिना खाए पिए रहता। काश, छोड़, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए बाउंटी क्लेम करना इम्पॉसिबल होगा। उसने थोड़ा निराश होकर न्यूज़पेपर मोड़ा और कैरिज की खिड़की से बाहर देखा। इस पॉइंट पर उसने आखिरकार निष्कर्ष निकाला कि वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगास का इंसिडेंट खत्म हो गया है। अब केवल लूज एंड्स को बांधना बाकी था, जैसे कि रोजेल की डायरी का बैच जो द हैंग्ड मैन ने उससे प्रॉमिस किया था। बैकलैंड, शेरवुड बरो, फोर्स वॉल और जियो डेरेचा सड़क पर चलते हुए वर्वत बैंक की निकटतम ब्रांच की ओर जा रहे थे। मेरा पैसा बिना मेरे नोटिस किए ही गायब हो जाता है। जियो को भी ऐसा ही लगा। दैट्स राइट। लकीली मेरी बुक स्टॉर्मविंड माउंटेन विला काफी पॉपुलर है और मेरे अकाउंट में अभी भी रॉयल्टी भेजी जा रही है, वरना मुझे एक क्लिनिक या एक हॉस्पिटल ढूंढना पड़ता और एक बार फिर डॉक्टर बनना पड़ता। फोर्स ने संतुष्टि और चिंता दोनों में आह भरी। जियो एक पल के लिए चुप रही, फिर सावधानी से पूछा, क्या किलांगास की इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे ऑथर के रूप में स्टेटस को प्रभावित करेगी? आखिरकार हम मैंडेटेड पनिशर्स, नाइटहॉक्स और बाकी के ध्यान में हो सकते हैं। नहीं, वे केवल तुम पर फोकस करेंगे। फोर्स हंसी। तुम ही वह थी जिसने किसी को पुलिस रिपोर्ट करने के लिए भेजा था, वही जिसने लेटर भेजा था और जो ईस्ट बरो की गलियों और गैंग्स के बीच फेमस है। जहां तक वह मेरी बात है,
फोर्स वॉल में अभी भी पॉपुलर बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। जियो ने हैरान होकर कहा, तो तुम इतने समय से बस मेरा साथ दे रही थी? फोर्स ने उसके बालों को सहलाया और हंसी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था? इस एक्सपीरियंस ने मुझे मेरे काम के लिए बहुत जरूरी इंस्पिरेशन दी है। मेरा अगला नॉवेल एक सडन ब्रूटल मर्डर के बारे में होगा। जियो रुक गई। उसे नहीं पता था कि बातचीत कैसे जारी रखी जाए। वह केवल कड़वाहट से आगे चलना जारी रख सकी जब तक कि फोर्स उसे वापस नहीं खींचा। तब तक वह मुड़ना भूल गई थी। उसी मोमेंट उन्होंने एक पेपर बॉय को चिल्लाते सुना, एक्स्ट्रा, वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगास बैकलैंड में मारा गया। आह क्या! जियो और फोर्स ने कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखा। वे केवल तब होश में आए जब पेपर बॉय ने कई बार खुद को दोहराया, क्या किलांगास मर गया है? फोर्स को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह मर गया? वह इतनी अचानक कैसे मर गया? जियो, जो इस निर्दयी पायरेट के प्रोसिक्यूशन से छिपने की कोशिश कर रही थी, शॉक्ड और डेज थी। क्या इसे एक नॉर्मल प्रोसीजर का पालन नहीं करना पड़ता? पहले वे किलांगास के मोटिव को कन्व करने के लिए क्लूज ढूंढते, फिर वे पावरफुल बेयोंडर्स को इकट्ठा करते और उसे एम्बुश करते। पायरेट को मारना लास्ट स्टेप था, लेकिन किलांगास मारा गया, भले ही पहला स्टेप अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वह बस ऐसे ही मर गया। फोर्स और जियो ने एक दूसरे को जैसे वे दो मार्बल के स्टैच्यू हों। लगभग 1 मिनट बाद जियो पेपर बॉय की ओर भागी और टसक टाइम्स की एक कॉपी खरीदी। यह लोएन किंगडम के 3 सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स में से एक था। ओह, किलांगास सच में मर गया है। ड्यूक नेगन के बॉडीगार्ड द्वारा मारा गया और गॉडेस नेगन का बॉडीगार्ड है। जियो हाँफ गई। उसने एक पावरफुल बेयोंड को छोड़ दिया जो वह कहना चाहती थी। फोर्स ने अपनी अच्छी दोस्त को दया से देखा। सोचना भी मत कि तुम न्यूज़पेपर जो कुछ भी कहती हैं उस पर विश्वास करोगी। ठीक है, शायद किसी ने किलांगास के मोटिव को एडवांस में समझ लिया और मेडिटेड पनिशर्स, नाइट हॉक्स, मशीनरी हाइव माइंड और मिलिट्री ने कोऑपरेट किया और एक सक्सेसफुल एम्बुश किया। जियो जमी और सांस छोड़ी। हमें अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं, लेकिन हमें पहले वाले उस पुलिस स्टेशन के प्रभाव क्षेत्र से बचना होगा। उसने फोर्स को देखा और थोड़ा चिंतित होकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है मिस ऑड्री अब हमें कितना पे करेंगी? मुझे पता है कि कुछ 100 पाउंड उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन हमने वास्तव में वह पूरा नहीं किया है जो उसने हमसे करने को कहा था। नहीं, कम से कम हमने किलांगास को अपनी मर्जी से अपीयर करवाया, जिस कारण से उसने एक्शन लेने में जल्दबाजी की और एम्बुश के लिए गिर गया। वह निश्चित रूप से कुछ हद तक हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण था। फोर्स से कंसोल किया। मिस ऑड्री की जेनेरोसिटी के साथ वह हमें पूरा रिवॉर्ड न देने पर भी आधा देंगी, उम्मीद करते हैं। जियो ने गहरी सांस ली और एक एक्सपेक्टेंट नजर से देखा। मुझे आश्चर्य है कि 10,000 पाउंड्स की वह बाउंटी कौन क्लेम करेगा। यह निश्चित रूप से ईस रूर्षा को इनवाइट करता है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं बहुत पहले सीक्वेंस 7 या 6 बन गई होती, लेकिन मैंने बार बार मौका गंवा दिया। फोर्स को भी थोड़ा खेद हुआ, लेकिन उसने अपनी दोस्त को याद दिलाया, जियो, हम अभी के लिए मिस ऑड्री से कांटेक्ट न करें। उसे अपनी मर्जी से हमसे कांटेक्ट करने दो। किलांगास की मौत के आसपास बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं। अचानक मिस ऑड्री को ढूंढना हमें एक डेंजरस सिचुएशन में डाल सकता है। जियो ने पहले सिर हिलाया, फिर आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एम्प्रेस बरो जाने की सोच रही थी? अंदाजा लगाने की कोशिश करो। फोर्स ने जवाब में हंसी। एक बिजी मॉर्निंग के बाद क्लेन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी लौट आया। उसने डन स्मिथ को रिपोर्ट किया, कैप्टन, जिन लोगों से मैं इन्वेस्टिगेट करने का इंचार्ज था, लेनवस से जुड़े लोगों में कोई प्रॉब्लम है। वे केवल विक्टिम्स थे, किसी भी बेयोंडर इंसिडेंट से जुड़े नहीं थे। डन ने अपनी दोनों कोनी अपनी डेस्क पर रखी। तो फिलहाल के लिए उसे रोक दो। बाकी मेंबर्स की इन्वेस्टिगेशंस खत्म होने के बाद हम अपना ध्यान ज्यादा लाइकली सस्पेक्ट्स पर लगाएंगे। हम अपनी सारी मैन पावर इस इंसिडेंट पर नहीं लगा सकते। हमें दूसरे सडन इंसिडेंट से भी सावधान रहना होगा। ठीक है। क्लेन उठकर लंच के लिए जाने ही वाला था कि उसने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। प्लीज एंटर, डन ने अपनी मधुर आवाज में कहा। हैंडल हिला और रोजेन ने अंदर झांका। कैप्टन को एक मिशन के साथ आया है। एक मिशन? यह ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी पर टारगेटेड लगता है, नाइट हॉक्स टीम पर नहीं। तो इस बार गलती से कौन हमारे पास आ गया? क्लेन ने मन ही मन सोचा। डन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, हम रिक्वेस्ट सुनने जा सकते हैं और अगर यह बहुत परेशानी भरा हो तो इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। उसने अपनी शर्ट वेस्ट को अरेंज किया और ऑफिस से बाहर निकला। वह पार्टीशन से होता हुआ रिसेप्शनिस्ट एरिया में सोफे की ओर गया। क्लेन और रोजिन उत्सुकता से पीछे पीछे चले। सोफे पर 2 लेडीज थीं। दोनों ने काले हैट बिना किसी एक्स्ट्रा कलर के ड्रेस पहने हुए थी। एक लेडी प्लम्प थी और उसकी स्किन फेयर थी। उसका चेहरा उसके हैट के काले घूंघट से पूरी तरह से ढका हुआ था। क्लेन को उसे देखकर एक फैमिलियरिटी की फीलिंग आई, जैसे उसने उसे कहीं पहले देखा हो। जैसे ही वह याद कर रहा था, उसने अपने बगल में स्किनी लेडी को बोलते हुए सुना, जो मिशन हम आपको सौंपना चाहते हैं वह यह है कि आप मैडम शेरोन को ट्रैक और मॉनिटर करें और उनके क्राइम्स के एविडेंस ढूंढें। मैडम शेरोन। क्लेन को अचानक एक एपिफनी हुई और उसे याद आया कि फैमिलियरिटी की फीलिंग कहां से आई थी। जो लेडी चुप रहे, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनाट की वाइफ थी, न्यू पार्टी के लीडर की बेटी थी। उसे अपने हस्बैंड की मौत को एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही है।
और वह पुलिस डिपार्टमेंट के कंक्लूजन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए वह प्राइवेट में एक सिक्योरिटी कंपनी के पास एक अन्वेषण करने आई है, यह सोचने के लिए कि वह सीधे हमारे पास आई। क्लेन ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन हंसा। मैडम शेरोन। डन को जाहिर तौर पर बैरन खोई की विधवा के बारे में पता था, जो टिंगन की एक फेमस सोशलाइट थी। मेनार्ड की वाइफ ने अपना सिर घुमाकर उस स्किनी लेडी को देखा जो उसके साथ ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी आई थी, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं कहा। ब्लैक ड्रेस और हैट वाली स्किनी लेडी ने बोलने से पहले अपने शब्दों को तौला। हाँ मैडम शेरोन, मृतक बैरन खोई की वाइफ। वह हकलाने लगी, फिर अचानक गुस्से में थूका, शी इज ए बिच। उसका कर्ज सुनकर क्लेन को अचानक उसकी याद आ गई जो उसने देखा था, और मैडम शेरोन का बिहेवियर जो सरफेस पर नर्वस लग रहा था लेकिन अंदर से शांत था। इससे उसे उसके बारे में अफवाहों पर विश्वास हो गया और उसे मृतक ओल्ड बैरन के लिए दुख हुआ। ऐसा नहीं है कि मैडम शेरोन दोबारा शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसका लूज बिहेवियर सच में ओल्ड बैरन की कब्र को कोयल के लिए एक परफेक्ट नेस्टिंग ग्राउंड बना देता है। डन के फेशियल एक्सप्रेशन में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वह सामने वाले सोफे पर बैठ गया और अपनी मधुर आवाज में कहा, लेकिन ये उसे क्रिमिनल नहीं बनाता। आप क्लियरली जानती हैं और मैं भी यह क्लियरली जानता हूं। मैडम शेरोन टिंगन में बहुत प्रभावशाली हैं। अगर हम उसका पीछा करते हैं और उसे मॉनिटर करते हैं तो हमारे लिए बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। वो एक क्रिमिनल है। स्किनी लेडी ने गुस्से से कहा, उसने मेरे भाई की मौत का कारण बनी, लेकिन उसके लवर्स ने पुलिस डिपार्टमेंट पर दबाव डाला और उनसे यह प्रोनाउंस करवाया कि मेरे भाई की मौत अत्यधिक शराब पीने से हुई। वे सब क्रिमिनल हैं। वे क्लेन को एहसास हुआ कि स्किनी लेडी मेनार्ड की सिस्टर थी, जबकि उसे एक बार फिर ओल्ड बैरन के लिए दुख हुआ। यह सही है, ऐसे स्कैंडल के लिए वह निश्चित रूप से यहाँ एक मेड सर्वेंट नहीं भेजेगी। यह बेहतर अगर रिक्वेस्ट फैमिली द्वारा की जाए। उसने ज्ञान में सिर हिलाया। मिसेज मेनार्ड ने स्किनी वुमन के हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया और गहरी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, वह एक क्रिमिनल है। अगर आपको इसके कारण कोई नुकसान होता है तो मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगी। वह न्यू पार्टी के हेड की बेटी के रूप में अपनी आइडेंटिटी पर खरी उतरती है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट मेरे मीडियमशिप रिचुअल के रिजल्ट से बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मुझे डर है कि वे उसके प्रेशर में सबमिट कर देते। क्लेन ने मन ही मन लैंपून किया। डन लगभग 20 सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, मेरा एक और सवाल है। आप इतनी श्योर क्यों लगती हैं कि हम कुछ ढूंढ लेंगे? स्किनी लेडी ने सिर हिलाया और कहा, टोबैको मर्चेंट विक्रॉय ने हमें यहाँ इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि आप इस इंडस्ट्री के क्रीम ऑफ क्रॉप हैं और ऐसे मिशंस पूरे कर सकते हैं जो दूसरे करने में कैपेबल नहीं हैं। टोबैको मर्चेंट विक्रॉय, वह कौन है? क्लेन ने सबकॉन्शियसली कैप्टन को देखा और नोटिस किया कि डन स्मिथ वास्तव में कंफ्यूज्ड लग रहा था। मैं कितना सिली हूं, मैंने कैप्टन से ऐसा कुछ याद रखने की उम्मीद क्यों की? आखिरकार मुझे भी ठीक से याद भरी है। उसने यहाँ भरी। स्किनी लेडी ने देखा कि दो एलिट मर्सनरीज कंफ्यूज लग रहे थे, इसलिए उसने जोड़, आपने उसके किडनैप बेटे को बचाया था। ओह वाह, उस किडनैप केस ने मुझे एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक की डिस्कवरी तक पहुंचाया था। क्लेन को अचानक ज्ञान हुआ। डन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। यह देखकर स्किनी वुमन ने अपनी पेश रखी, आपको उस बिच को 2 हफ्ते तक टेल और मॉनिटर करना है। भले ही आपको उसके क्राइम का कोई एविडेंस न मिले, आपको यह नोट करना होगा कि उससे कौन मिलने और वह किससे मिलने गई। हम इसके लिए 50 पाउंड्स पे करेंगे, और अगर आपको उसके क्राइम्स के एविडेंस मिले तो हम एडिशनल 200 पाउंड्स पे करेंगे। यह एक बड़ी रकम है। जब क्लेन को अचानक याद आया कि उसने रेड चिमनी हाउसेज के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए डिटेक्टिव हेनरी को हायर करने के लिए सिर्फ 7 पाउंड्स खर्च किए थे, तो वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। डन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। आपको एडवांस में 20 पाउंड्स का डिपॉजिट देना होगा। कैप्टन, हमारे पास अभी वास्तव में मैन पावर की कमी है। लेनवस के संबंध में बड़ा केस है। क्लेन को उम्मीद नहीं थी डन स्मिथ मिशन एक्सेप्ट कर लेगा, हालांकि वह खुद से एक्सेप्ट करने के लिए काफी उत्सुक था। मिसेज मेनार्ड ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आप पर विश्वास है, प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। डन मुस्कुराया लेकिन चुप रहा। उसने अपना सिर घुमाया और रोजेन से कहा, प्लीज एक कॉन्ट्रैक्ट लिख दो। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और डिपॉजिट पे हो गया तो डन ने मिसेज मेनार्ड और स्किनी लेडी को ब्लैकथॉर सिक्योरिटी कंपनी छोड़ते हुए देखा। फिर उस क्लेन की ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, यह मिशन तुम्हारा होगा। हो, क्लेन कंफ्यूज लग रहा था। डन मुस्कुराया और कहा, क्या तुम टेलिंग टेक्निक्स और मॉनिटरिंग स्किल्स नहीं सीखना चाहते थे? यह एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यह भी पता चला है कि तुम लेनवस केस में अपना हिस्सा पूरा कर चुके हो। ठीक है। क्लेन ने असाइनमेंट को रिजेक्ट नहीं किया। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया, उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। रूल्स केन के कमीशन का आधा हिस्सा मिसेज ओरियाना को टीम के लिए एडिशनल फंडिंग के रूप में दिया जाता है, बाकी इन्वॉल्व मेंबर्स के बीच बांटा जाएगा। हालांकि ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही केस हैंडल कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन सफल हो या न हो, कम से कम 25 पाउंड्स की इनकम होगी। उसके ऊपर मुझे अपनी यूजुअल वीकली पे मिलेगी। अगर मुझे सच में कुछ क्लूज मिल गए तो मुझे 125 पाउंड भी मिल सकते हैं। कैप्टन एक वाइज मैन है। डन ने उस पर एक नजर डाली और कहा,
सुबह में लियोनार्ड और फ्राई से टेलिंग टेक्निक्स और मॉनिटरिंग स्किल्स सीखो और इस हफ्ते के लिए अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग को होल्ड पर रखो। हाँ, मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छी तरह से ट्रेंड हो, इसलिए मैं किसी को गवायन को इन्फॉर्म करने के लिए भेजूंगा। लियोनार्ड और फ्राई से टेलिंग टेक्निक्स और मॉनिटरिंग स्किल्स सीखना, यह बहुत रिलायबल नहीं लगता। क्लेन स्टन रह गया। वह कल्पना कर सकता था कि लियोनार्ड केवल एक मेड का इस्तेमाल कर रहा है जो कि मेलोडियस पोएट्री गाते हुए अपना फेना पोर्टर ल्यूट बजा रहा है। जहां तक फ्राई का सवाल है, उसके पास एक यूनिक एयर थी। वह ठंडा और उदास था, इसलिए वह जहां भी जाता वह दूसरों ध्यान आकर्षित करता। ऐसे लोग अच्छे पैसे बन सकते हैं। जैसे ही उसके विचार मंथन कर रहे थे, क्लेन ने गंभीरता से जवाब दिया, ठीक है। डन ने हल्के से सिर हिलाया और पार्टीशन की ओर चला गया। अचानक वह रुका, मुड़ा और बोलने से पहले हिचकिचाया। क्या तुम्हें टोबैको मर्चेंट याद थी? तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था या कुछ भी समझ में नहीं आया? तुम इतने शांत और कॉन्फिडेंट क्यों एक्ट कर रहे थे? क्लेन ने फेस पाल्म किया। लियोनार्ड के गाइडेंस के आधार पर क्लेन मैडम शेरोन का पीछा करने की जल्दी में नहीं था, भले ही वह जानता था कि वह ईस्ट बरोकिस्ना स्ट्रीट पर रहती है। जब तक तुम टारगेट की रूटीन नहीं जानते, तुम अपने टारगेट का लापरवाही से पीछा नहीं कर सकते। प्लस अकेले मॉनिटरिंग से सब कुछ नोट करना मुश्किल हो जाता है, अनलेस तुम खाते पीते सोते और घर नहीं जाते, लियोनार्ड ने कहा था। इसलिए क्लेन ने उसके सजेशन का पालन किया और हाउंड पब में मॉब बॉसेस में से एक को ढूंढा और मैडम शेरोन को मॉनिटर करने और उसकी डेली रूटीन रिकॉर्ड करने के लिए उसके अंडरलिंग्स को हायर करने के लिए 5 पाउंड्स खर्च किए। लकीली यह रीइंबर्स किया जा सकता है। ऐसा क्यों लगता है कि मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ? फ्राइडे आफ्टरनून क्लेन को मॉब बॉस से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिली। इसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहना प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स के लिए एक ऑब्वियस इंसल्ट था। मॉब बॉस के अंडरलिंग्स में से कोई भी लिटरेट नहीं था। वे ड्राइंग्स और सिंबल्स पर निर्भर थे, जिसे बाद में उनके सेमी लिटरेट बॉस द्वारा इंटरप्रेट और ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसने 1 साल के लिए संडे स्कूल अटेंड किया था। क्लेन को इसे पढ़ने से ही सिर दर्द हो गया और रिपोर्ट को पढ़ने में काफी समय लगा। सर्विलांस के अनुसार मैडम शेरोन हाल ही में अपनी जगह से कम ही निकलती है। बहुत सारे गेस्ट भी नहीं आते हैं। वह मैनार्ड की मौत से अफेक्टेड हो सकती है। वे मॉब अंडरलिंग्स काफी कैपेबल हैं। उन्होंने मैडम शेरोन की मेड सर्वेंट से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है। वह आज रात कंजर्वेटिव के बैंक्वेट में शामिल होगी। वह काफी देर से घर लौट सकती है या शायद नहीं लौटेगी। यह मेरे लिए थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने एक अपॉर्चुनिटी है। क्लेन ने जल्दी से मैडम शेरोन के घर में घुसकर तलाशी लेने का फैसला किया। लेनवस केस के संबंध में अपनी ड्यूटीज खत्म होने, कॉम्बैट ट्रेनिंग के टेम्पररी सस्पेंशन और किलांगास इंसिडेंट के एंड के साथ क्लेन के हाथ में केवल 2 मामले थे। एक रेड चिमनी हाउसेज की इन्वेस्टिगेशन करना था और दूसरा मैडम शेरोन का पीछा करना और मॉनिटर करना था। दूसरे शब्दों में, वह रिलेटिवली फ्री था। उसे मिस्टर एजिक का जवाब मिला था। लेटर पर केवल एक सेंटेंस ने क्रिपिंग हंगर प्राप्त किया और कुछ याद किया। क्लेन ने आखिरकार कंफर्म कर लिया कि किलांगास को मारने वाला मिस्टर एजिक था और उसका यह एमनेसिया टीचर जो लंबी जिंदगी जी रहा था एक हाई सीक्वेंस बेउंडर था। हालांकि उसने उससे यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसने क्रीपिंग हंगर की मदद से क्या याद किया था। एजिक जाहिर तौर पर इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। अगर वह शेयर करने को तैयार होता तो उसने लेटर में सीधे इसका वर्णन चाप में। क्लेन के जवाब में उसने केवल मिस्टर एजिक को याद दिलाया कि क्रीपिंग हंगर जीवित मनुष्यों के मांस, खून और सोल के लिए तरसता है। उसे एक सेफ सीलिंग मेथड ढूंढना था। इसके अलावा जस्टिस और द हैंग्ड मैन ने अभी तक उससे प्रे नहीं की थी। लेकिन क्लेन चिंतित नहीं था। वह समझ गया था कि दोनों मेंबर्स को मॉनिटर किए जाने का डर था, इसलिए उन्होंने लापरवाही से उसका नाम नहीं लिया। गैस स्ट्रीट लैंप्स रात में सीधी ओसना स्ट्रीट को रोशन करते थे, जबकि क्रिम्सन ऊपर लटका हुआ था। क्लेन जो क्लाउन के बैलेंस और एजिलिटी के साथ चुपके से निकल गया था, चुपचाप मैडम शेरोन के घर की बाहरी दीवार पर कूद गया। गार्डन से गुजरते हुए घर के किनारे पर पहुंचा। वह पानी के पाइप पर चढ़ गया और दूसरी मंजिल पर बालकनी पर फिसल गया। क्लेन ने अपनी जवानी में कभी भी सफ्तापूर्वक एक पेड़ चढ़ाई नहीं की थी, इसलिए यह काफी मेमोरियल इवेंट था। उसने अपनी ब्लैक ट्रेंच कोट की जेब से एक टैरो कार्ड निकाला, उसे बालकनी के दरवाजे के गैप में डाला, उसे हल्के से उठाया और दरवाजा अनलॉक कर दिया। सर्वेंट्स इतने केयरलेस हैं, उन्होंने एडिशनल लॉक का इस्तेमाल नहीं किया, वरना मुझे खिड़की से चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करनी पड़ती। क्लेन चुपचाप बड़बड़ाया और घर में घुस गया। मब बॉस द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर उसने आसानी से मैडम शेरोन का बेडरूम ढूंढ लिया। उसने नॉब घुमाया और कमरे में कदम रखा। उसने सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया और अचानक एक हल्की खुशबू महसूस की। इससे उसे एक वुमन की खुशबू याद आ गई जो दूसरे लोगों के ब्लड वेसल्स को सूजा देती थी। क्लेन को थोड़ा बेहोश महसूस हुआ और उसने अपने शरीर को रिएक्ट करते हुए भी महसूस किया। उसने तुरंत कॉजिटेशन से खुद को शांत किया और एक सेल्फ डेप्रेटिंग कमेंट किया, वह परफ्यूम के रूप में एफ्रोडिजिएक का इस्तेमाल कर रही है। कुछ सेकंड्स बाद क्लेन ने अपनी स्पिरिजन एक्टिवेट की और कमरे का सर्वे किया, केवल यह पता लगाने के लिए कि मैडम शेरोन का कमरा कितना एक्स्ट्रावेगेंटली डेकोरेटेड था। एक बड़े एरिया में जिसमें एक क्लोकरूम था जो अधखुला था।
एक मोटा कालीन, गूज फेदर्स से बना एक कंबल, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक से बिखरा हुआ एक मेकअप टेबल, गहनों की एक चमकदार एरे, रॉकिंग चेयर पर फेंके हुए पतले कपड़े और मोजे और गोल्ड सिल्क से सजे कई डेकोरेटिव आइटम्स थे। यह सब क्लेन के विजन के फील्ड में आ गया। जिस चीज ने क्लेन का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो एक अनफिनिश ऑयल पेंटिंग थी। पेंटिंग पर मैडम शैरोन की ही नेकेड फिगर थी, उसके ब्राउन बाल एक वाटरफॉल की तरह, उसकी आंखें एक इनोसेंट हिरण की तरह, प्योर और लिम्पिड, लेकिन उसकी कर्व्ड आईब्रोज, शार्प नोज और टेंडर लिप्स ने एक मेचो फीमेल के रूप में उसके फॉर्म को और बढ़ा दिया। दो क्वालिटीज कॉन्ट्रिक्शन के बावजूद एक साथ फ्यूज हो गईं, जिससे एक अलार्मिंग टेम्पटेशन रिलीज हुई। क्लेन ने केवल एक पल के लिए गर्दन के नीचे के एरिया पर एक सरसरी नजर डाली। वह जेंटलमैनली बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। आखिरकार वह पहले ही पोर्नो देख चुका था, तो वह एक पिक्चर पर क्यों शर्माएगा। उसका ध्यान पेंटिंग के बगल में पेस्टल्स, पैलेट्स और पेंट ब्रश, साथ ही एक फुल एंड सिल्वर कोटेड मिरर ने खींच लिया था। इस कॉम्बिनेशन और एक दूसरे के रिलेटिव उनके प्लेसमेंट ने क्लेन को एक वियर्ड थॉट दिया कि पेंटर मैडम शैरोन खुद थी, न कि कोई आर्टिस्ट जिसे उसने सिड्यूस किया था। एक ग्रेट फिगर वाली एक खूबसूरत वुमन, फ्लर्टेशियस लेकिन इनोसेंट, अपनी सुंदरता का क्रॉनिकल करने के लिए मिरर में देखते हुए खुद को स्ट्रिप करती है और ड्रॉ करती है। यह थोड़ा अजीब लगता है। क्या मैडम शैरोन नार्सिसिस्टिक है? क्लेन ने चुपचाप गुटका और अपनी नजरें हटाईं। उसने उसके क्राइम्स के पॉसिबल एविडेंस की तलाश शुरू कर दी। लियोनार्ड और फ्राई के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए उसने सर्च करते समय अपने ब्लैक ग्लव्स पहने रखे। उसे हर चीज की ओरिजिनल पोजीशन को अपनी मेमोरी में रखना ताकि काम खत्म होने के बाद सब कुछ वापस रखने में आसानी हो। यह एडवांसियर के लिए आसान साबित हुआ। अगर वह भूल गया तो वह आसानी से प्लेसमेंट को रिकॉल करने के ड्रीम डिवाइनेशन का उपयोग कर सकता है। बेशक उसने आज रात घर से निकलने से पहले एक डिवाइनेशन किया था। कोई खतरा नहीं होगा, उसे रिलेटिव सक्सेस मिलेगी। यह कुछ ऐसा है जो एक अच्छा चार्लटन करेगा, भले ही मैं पहले से एक क्लाउन हूं। क्लेन खुद का मजाक उड़ाया। उसने मैडम शैरोन के कमरे की तलाशी में 20 मिनट बिताए, लेकिन उसे कुछ भी नोटवर्दी नहीं मिला। न ही उसने स्पिरिचुअलिटी से निकलने वाली कोई लाइट देखी। आखिरकार वह कमरे के कोने में एक सेफ के सामने रुक गया। स्टील सेफ मीटर लंबा था, मोटा और भारी। इसने ये इंप्रेशन दिया कि यह असामान्य रूप से मजबूत था, जैसे कि इसे केवल एक्सप्लोसिव्स का उपयोग करके ही खोला जा सकता है। यह निश्चित रूप से स्टीम एज की एक कैरेक्टरिस्टिक है। सेफ के भीतर कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी होनी चाहिए। क्लेन ने सेफ खोलने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से फेल हो गया। उसने सेफ को आखिर के लिए छोड़ दिया। उसने अपना लेफ्ट ग्लव उतारा और अपनी लेफ्ट कलाई पर लटकते हुए टोपाज को खोला। सिल्वर चेन को पकड़ और पेंडुलम को गिरने देते हुए क्लेन ने कमरे में फ्रेग्रेंस से मिले एक्साइटमेंट को दूर किया और कॉजिटेशन की स्थिति में प्रवेश किया। उसकी आंखें डार्क हो गईं, जैसे वह खुद से जप रहा हो। इस कमरे में एक सीक्रेट रूम या हिडन पार्टीशन है। इस कमरे में एक सीक्रेट रूम या हिडन पार्टीशन है। इसे 7 बार रिसाइट करने के बाद क्लेन की आंखों का नॉर्मल कलर वापस आ गया। उसने लटते हुए टोपाज को देखा जो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था। यह एक निगेटिव रिजल्ट था। क्लेन ने हल्के से सिर हिलाया और मैडम शैरोन का कमरा छोड़ दिया। पहले की प्रोसेस के अनुसार वह स्टडी, लिविंग रूम, ग्रीन हाउस और घर के अन्य हिस्सों से गुजरा, लेकिन उसे वल्यू के कोई क्लूज नहीं मिले। उसने डाउसिंग रॉड सीकिंग का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसे ठीक से पता नहीं था कि वह क्या ढूंढ रहा है। क्लेन ने अपनी सिल्वर पॉकेट वॉच निकाली और उस पर एक नजर डाली। उसने मैडम शैरोन के बेडरूम में लौटने से पहले समय कंफर्म किया। लकड़ी के दरवाजे को सावधानी से बंद करते हुए क्लेन ने रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिल्वर डैगर निकाला और अपनी स्पिरिचुअलिटी को रिलीज किया, जिससे वह नेचर की पावर्स के साथ फ्यूज हो गई और कमरे को सील कर दिया। वह खुद को समन करने जा रहा था। वह अपनी स्पिरिट का उपयोग करके सेफ से गुजरने और अंदर की चीजों को चेक करने जा रहा था। दादाजी को लॉकपिकिंग कैसे करते हैं यह जानने की जरूरत नहीं है, क्लेन ने मैंड्रिन में घोषणा की। प्रोसेस सिंपल थी क्योंकि वह खुद से प्रे कर रहा था। उसे बहुत पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं थी। क्लेन ने सैंडलवुड से इन्फ्यूज एक कैंडल निकाली और उसे अपनी स्पिरिचुअलिटी का उपयोग करके जलाया। वह उसका ऑल्टर बनने जा रहा था। आई समन इन माई नेम द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ यर्न ब्लैक हु विड्स गुड लक। इनकेंटेशन मैडम शैरोन के बेडरूम के चारों ओर गूंज उठा। क्लेन की स्पिरिचुअलिटी उसके भीतर से निकली। धीरे धीरे कैंडल फ्लेम साथ फ्यूज होकर ग्रे पाम साइज्ड वेल ऑफ लाइट बनी। फिर उसने काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम उठाए, मैड रेविंग्स के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में प्रवेश किया। उसने देखा कि डोर ऑफ समनिंग पुराने लंबे टेबल पर ऑनर की सीट के पीछे दिखाई दिया। क्लेन रिएक्ट करने ही वाला था कि वह फ्रीज हो गया। मुझे यह देखने के लिए एक डिवाइनेशन करना चाहिए कि क्या मैं कोई क्लूज खोज सकता हूं, क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ हूं। यहाँ साथ ही किसी भी इंटरफेरेंस को हटाने के साथ साथ मेरी पावर्स भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मैं अब जहाँ हूँ उसके कारण एक डिवाइनेशन करना एक ऑब्जेक्ट का उपयोग करने के समान है जो मैडम शैरोन हर रोज अपने साथ लाती है। वह बैठ गया और एक फाउंटेन पेन और गोट स्किन को कॉन्ज्यूज क्या डिवाइन करना चाहिए। क्लेन गहरी सोच में पड़ गया। क्या मैडम शैरोन के साथ कुछ गलत है? नहीं, हर कोई गलती करता है। किसी के साथ भी कुछ गलत होगा। क्या मैडम शैरोन किसी क्राइम में इन्वॉल्व है?
नहीं, यह भी पर्याप्त नैरो नहीं है। पॉलिटिकल स्फीयर से जुड़ी एक फेमस सोशलाइट के रूप में यह नेचुरा है कि वह किसी डर्टी चीज से जुड़ी होगी, फिर भी उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा क्राइम की डेफिनेशन क्या है वैसे भी? लो एंड किंगडम के कानून या इंटिस रिपब्लिक के कानून, या यह तय करना मेरे ऊपर है। अपने कई विचारों के बावजूद क्लेन इसे और डिले नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसका फिजिकल बॉडी अभी भी रियल वर्ल्ड में था। इस प्रकार उसने इंसिडेंट के संबंध में अपने पिछले कुछ डिवाइनेशंस को कंफर्म करने का फैसला किया। उसने पेन उठाया और बिना लिखे उसने अपने सामने गोट स्किन पर एक डिवाइनेशन स्टेटमेंट कॉन्जूर किया। जॉन मेनार्ड की मौत सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस के कारण हुई थी। यह वह डिवाइनेशन था जो उसने पुलिस की मदद करने के लिए मेनार्ड के घर जाने पर किया था। पिछली बार उसे मिला जवाब निगेटिव था। सिल्वर चेन को पकड़कर उसने टोपाज पेंडुलम को गोट स्किन पर स्टेटमेंट को लगभग छूने दिया। क्लेन ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और चुपचाप डिवाइनेशन स्टेटमेंट रिसाइट किया। जॉन मेनार्ड की मौत सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस के कारण हुई थी। जॉन मेनार्ड की मौत सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस के कारण हुई थी। इसे 7 बार दोहराने के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और पेंडुलम को देखा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। टोपाज पेंडुलम क्लॉकवाइज घूम रहा था। क्लॉकवाइज का मतलब था एक पॉजिटिव रिजल्ट। मेनार्ड की मौत वास्तव में सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस के कारण हुई थी। क्लेन ने धीमे हो रहे पेंडुलम को घूर कर देखा। उसका दिल उथल पुथल में था। मेरा तब का डिवाइनेशन प्रभावित हुआ था, बाधित हुआ था। मैडम शैरोन एक बेयोंडर है, एक काफी पावरफुल बेयोंडर, या कोई जो उसका समर्थन कर रहा है, जिसने मेनार्ड की मौत की योजना बनाने में मदद की है। क्या वे मेयर की सीट के लिए एक पावरफुल अपोनेंट को हटाना चाहते थे? न्यू पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स के एक भविष्य के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाना चाहते थे। जैसे ही क्लेन ने एक नया डिवाइनेशन स्टेटमेंट लिखा, उसके दिमाग में कई विचार दौड़ गए। मैडम शैरोन एक बेयोंडर है। उसने स्टेटमेंट को 7 बार रिसाइट किया, अभी भी पेंडुलम तकनीक का उपयोग कर रहा है। क्लेन ने उस लोकेशन का उपयोग किया जहां वह था, साथ ही मैडम शैरोन के बारे में जो जानकारी वह जानता था, उसका उपयोग डिवाइनेशन को पूरा करने के लिए किया। उसने एक जवाब देखा। जवाब टोपाज पेंडुलम का क्लॉकवाइज रोटेशन जवाब हाँ था। मैडम शैरोन एक बेयोंडर है। क्लेन के नर्व्स टेंस्ड हो गए। उसने और देरी नहीं की, तुरंत अपनी ही प्रेयर का जवाब दिया और मिस्टीरियस डोर को धक्का देकर खोला। एक पल की कैओर चक्का आने के बाद उसने मैडम शैरोन का बेडरूम और खुद को देखा। क्लेन भारी सेफ के सामने गया, दाहिना हाथ बढ़ाया। उसने सावधानी से अपना हाथ सेफ में बढ़ाया। चूंकि मैडम शैरोन एक बेयोंडर थी, इसलिए उसे सेफ में ट्रैप से सावधान रहना था। ऐसी स्थिति में जहां उसकी सोल मिस्टीरियस स्पेस और उसकी स्पिरिचुअलिटी की पावर से इन्फ्यूड थी, क्लेन को अब डिवाइनेशन की जरूरत नहीं थी। जब वह किसी डेंजरस चीज के करीब आ रहा होता तो उसे एक वार्निंग मिलती। डिवाइनेशन का एक बड़ा हिस्सा अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन को स्पिरिट वर्ल्ड में घूमने की अनुमति देकर रेवलेशंस प्राप्त करना था। दूसरे शब्दों में यह किसी की स्पिरिचुअलिटी से निकला था। क्लेन ने कुछ भी असामान्य नोटिस नहीं किया। जब उसका लगभग ट्रांसपेरेंट हाथ मोटी मेटल डोर से गुजरा, अपना हाथ झाड़ने के बाद वह आगे झुका, अपनी पूरी स्पिरिट को सेफ में डुबो दिया। उसने देखा कि सेफ का इन 3 सेक्शंस में बंटा हुआ था। पहला गोल्ड बार्स, कैश के मोटे ढेर और भी कीमती गहनों से भरा था। एक और लेयर में सील्ड डॉक्यूमेंट्स थे। क्लेन ने उन पर फूंक मारी, लेकिन वह उन्हें उनके कंटेंट्स को देखने के लिए खोलने में कामयाब नहीं हुआ। हाँ, मुझे मिस्टर एजिक के कॉपर वेसल के साथ फिर से कोशिश करनी होगी। क्लेन ने पहले इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। जब उसने फ्लेरिंगसन चार्म या एजिक के कॉपर विसल को अपनी स्पिरिट से ढका, तो दोनों आइटम बाधाओं से गुजरने में सक्षम थे, जैसे कि वे खुद इल्यूजरी आइटम बन गए हों। सेफ की सबसे निचली लेयर भी अजीब थी। वहां केवल एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। फोटो पर एक सुंदर यंग मैन था, मैडम शैरोन का पास्ट लवर। क्या उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया गया था और मैडम शैरोन के पास ओल्ड बैरन से शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था? और इस तरह कई पुरुषों के बिस्तरोवेश करके उसने अपनी डिबॉचरी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दिल की गहराई में वो अभी भी एक प्योर स्पेस रखती है। हर रात जब यह शांत होता है तो वह यह फोटो निकालती है और अपने चेहरे पर आंसू साथ इसे सहलाती है। क्लेन ने तुरंत एक महान रोमांटिक ट्रेजेडी के प्लॉट की कल्पना की, लेकिन जितना अधिक वह इसे देखता उतना ही कुछ गड़बड़ लगता था। फोटो में यंग मैन शायद मैडम शैरोन से थोड़ा बहुत ज्यादा मिलता जुलता लग रहा था। मैडम शैरोन का भाई, वो एक बेयोंडर है। क्या वह भी डिमोनेस पाथवे की हो सकती है? इंस्टिगेटर ट्रिसी की तरह ही क्लेन को अचानक एक इंस्पिरेशन का स्ट्रोक आया जिसने उसे डरा दिया। क्या ट्रिसी के इतने लंबे समय तक टिंगन में रहने का कारण ये हो सकता है कि उसका पार्टनर यहाँ था? क्लेन ने फोटो को करीब से देखा, यह महसूस करते हुए कि यंग मैन मैडम शैरोन से काफी मिलता जुलता था। उसका लगभग ट्रांसपेरेंट चेहरा दर्द में सिकुड़ गया। वो अब उस पहले की तरह नहीं देख सकता था। खुद को समेटते हुए क्लेन ने सेफ के कोनों को महसूस किया कि क्या उन्होंने कुछ छिपाया है। भले ही वह अपनी करंट स्टेट में कोई पेपर नहीं उठा सकता था, ऑब्जेक्ट्स से गुजरना, हवा से गुजरने से एक अलग फीलिंग थी। फीलिंग भी अलग थी जब अलग अलग डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स से गुजरते थे। अपनी सर्च में क्लेन अचानक फ्रीज हो गया। उसने दीवार का सामना करने वाले सेफ के किनारे पर एक खाली जगह पाई, एक हिडन कंपार्टमेंट। कंफर्म करने के बाद कि कोई खतरा नहीं था, क्लेन ने अंदर अपना रास्ता बनाया। जो उसके विजन के फील्ड में आया वो ऑइंटमेंट्स, फ्रेग्रेंस, पाउडर्ड हर्ब्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स थे।
सेंटरपीस एक गॉड का स्टैचू था जिसने एक स्केलेटन का रूप ले लिया था। स्टैचू लगभग एक पाम के साइज का था और शायद एक खूबसूरत लड़की का। उसके लंबे केड़ तक थे, हर बाल मोटा और साफ था जैसे एक जहरीला सांप। हर बाल की नोक पर एक आंख स्थित थी, कुछ बनने खुली। क्लेन शॉक हो गया। उसने एक ईविल सेंट की गंध पकड़ी और हिडन कंपार्टमेंट से बाहर निकल गया। अब वह समझ गया कि कमरे में किसी भी सीक्रेट रूम या पार्टीशन के लिए उसका डिवाइनेशन क्यों फेल हो गया था। पड़ोसी गली में पहुंचा। फिर उसने महंगी नाइट कैरेज को आउटलैंड स्ट्रीट के लिए हायर किया। मैडम शैरोन, जो अपनी ब्लैक ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी, धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर चली गई। उसने अपनी मेड सर्वेंट्स को डिसमिस कर दिया और अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। उसकी प्योर क्लियर आंखें अचानक कॉन्सेंट्रेट हो गईं और फाइन थ्रेड्स को रिफ्लेक्ट किया जो लगभग ट्रांसपेरेंट और अननोटिसेबल थे। उनमें स्पिरिचुअलिटी की चमक नहीं थी, वे ह्यूमन हेयर की तरह थे जो पैथोलॉजिकली चेंज हो गए थे। अगर किसी को पहले से उनके एक्सिस्टेंस के बारे में नहीं पता होता या उसके पास बहुत स्पेशल आंखें नहीं होती तो वह उन स्ट्रैंड्स को नोटिस नहीं करता। वे सभी फाइन थ्रेड्स फट गए थे और जमीन पर गिर गए थे। मैडम शैरोन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपना फोकस थिक ग्रे मेटल सेफ पर डायरेक्ट किया। 36 आउटलैंड स्ट्रीट, द ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। डन अपने क्रॉस करके लापरवाही से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसने क्लेन को देखा जो उसके ऑफिस के दरवाजे के सामने एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ दिखाई दिया। उसने आह भरी और कहा, क्या तुम्हें मैडम शैरोन के घर में घुसकर इनिशियल सर्च नहीं करनी थी? क्या तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? क्लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे शक है कि मैडम शैरोन डिमोनिस सेक्ट की मेंबर है। ए मेंबर ऑफ डिमोनिस सेक्ट। डन ने न्यूज़पेपर नीचे रखा और शब्दों पर विचार किया। फिर उसने गंभीरता से पूछा, तुमने क्या डिस्कवर किया? क्लेन बैठा नहीं, उसने अपना शरीर आगे झुकाया और अपने हाथों से वर्क डेस्क के किनारे को पकड़ अपना वजन फोट पहले। मुझे एक फोटो मिली। फोटो में एक यंग मैन था, लेकिन वह मैडम शैरोन से बहुत मिलता जुलता था। अगर वह फीमेल क्लोथिंग में बदल जाता, मेकअप लगाता और पिक्चर को थोड़ा फोटोशॉप करता तो वह बिल्कुल मैडम शैरोन जैसा दिखता। क्लेन ने लैंपून करने की अपनी इच्छा को रोक लिया। इंस्टिगेटर ट्रिसी के सिमिलर। डन की आंखें चमक उठी जैसे उसे ज्ञान हुआ हो। उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ट्रिसी सबसे अधिक संभावना डिमोनिस सेक्ट की मेंबर थी। हाँ, क्लेन ने मिक्स्ड इमोशंस के साथ सिर हिलाया और जारी रखा। मैंने डिवाइनेशन का इस्तेमाल करके पता लगाया कि मैडम शैरोन के सेफ में एक हिडन कंपार्टमेंट में एक व्हाइट बोन स्टैचू है। यह एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमन का है, लेकिन उसके बाल बहुत लंबे हैं, उसकी एड़ियों तक। हर एक स्ट्रैंड एक जहरीले सांप की तरह मोटा है। टिप्स पर आंखें थीं। वे काफी क्रीपी लग रहे थे। कैप्टन, क्या यह प्राइमोडियल डिमोनिस की इमेज है? चूंकि उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस इंसफिशिएंट थी, इसलिए डिमोनिस सेक्ट के बारे में जो जानकारी बहुत पढ़ सकता था। डन ने याद किया और एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया और कहा, यह प्राइमोडियल डिमोनिस की इमेज है। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा और मैडम शैरोन पर कंट्रोल करना होगा। क्लेन तुरंत सहमत हो गया और कहा, अगर मैडम शैरोन डिमोनिस सेक्ट से एक मिड सीक्वेंस बेयॉन्डर है तो मुझे यह मानना होगा कि वह ये बताने में सक्षम होगी कि कोई उसके बेडरूम में घुस आया था। फिर वह अचानक पजल महसूस हुआ और बोल पड़ा, कैप्टन, 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स के पास केवल सिंबल्स क्यों होते बिना किसी एक्चुअल इमेज के, जबकि जिनीविल गॉड्स के बारे में मुझे अभी पता है, उनके एंथ्रोपोमॉर्फिक अपीयरेंस होते हैं। ट्रू क्रिएटर और प्राइमोडियल डिमोनिस इसके उदाहरण है। क्या यह ऑर्थोडॉक्स गॉड्स और ईविल गॉड्स के बीच के डिफरेंस में से एक है? ऐसा डिफरेंस क्यों होगा? क्लेन ने मन ही मन जोड़ा, लेकिन उसने समझदारी से इसे बाहर नहीं कहा। यह ऑर्थोडॉक्स गॉड्स और ईविल गॉड्स के बीच के डिफरेंस में से एक है। डन ने एक आश्वस्त करने वाला जवाब दिया। फिर वह उठा और कपड़े के रैक की ओर चला गया। उसने कहा, चलो और देर न करें, मुझे डर है कि मैडम शैरोन भाग जाएगी। फिर डन रुका। ऊपर जाकर केनले को ले आओ। हम तीनों के साथ एक्शन लेने से हम एक सील्ड आर्टिफैक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैडम शैरोन, बहुत संभावना है कि एक सीक्वेंस 7 बेयॉन्डर से हायर है। कैप्टन, आप बहुत वाइज हैं। क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, कैप्टन, आप कौन सा सिल्वेक्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं? डन ने जवाब देने से पहले अपने शब्दों को तौला। 30217। चूंकि टिंगन सिटी के चाइनीज गेट के पीछे बहुत सारे सील आर्टिफैक्ट्स नहीं थे, क्लेन को जल्दी याद आ गया कि कैप्टन क्या इस्तेमाल करना चाहता है। नंबर 0217, स्पिरिट मीडियम्स मिरर, डेंजर ग्रेड 3, कॉफी डेंजर्स। इसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे केवल उन ऑपरेशंस के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है जिनमें 3 या अधिक लोग शामिल हों। सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन, ऑफिशियल नाइट हॉक्स मेंबर या उससे ऊपर। सीलिंग नेट, एब्सोल्यूट डार्कनेस में स्टोर करें। डिस्क्रिप्शन, मिरर के पीछे मरकरी प्लेटेड है। मिरर के सामने 3 माइनर क्रैक्स हैं। मिरर में देखने वाले पहले इन्वेस्टिगेटर ने लंबे बालों वाली एक सिसकती हुई लड़की देखी। फिर उसने लड़की को मिरर से बाहर निकलते हुए डिस्कवर किया। आर्टिफैक्ट के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स से मिरर में जो इमेज रिफ्लेक्ट होती है वह ज्यादातर समय अलग होती है। भले ही एक ही व्यक्ति से बार बार इस्तेमाल करे, वे अलग अलग डेंजर लेवल्स की अलग अलग चीजों का सामना करेंगे, लेकिन वे पहले मिरर में देखने वाले व्यक्ति से निपटने को प्रायोरिटी देंगे। सबसे डेंजरस सिचुएशन मिरर में खुद को देखना है। अगर कोई मिरर को नहीं देखता है,
इस शर्त के तहत कि लाइट हो, हर 3 घंटे में एक इमेज ऑटोमेटिकली सरफेस पर आ जाएगी। इसमें कोई लिविंग थ्रेट्स नहीं होते हैं। रिमार्क, मिरर मूल रूप से एक स्पिरिट मीडियम का था और एक बहुत ही ऑर्डिनरी मिरर था, जब तक कि एक दिन स्पिरिट मीडियम ने इसे देखते हुए सुसाइड नहीं कर लिया। वास्तव में चाइनीज गेट के पीछे बहुत सारे सील्ड आर्टिफैक्ट्स नहीं हैं जिनका उपयोग बियॉन्डर बैटल में किया जा सके। 30217 एक अच्छा चॉइस है। क्लेन आगे कुछ नहीं बोला और तुरंत नाइटहॉक्स के रिक्रिएशन रूम में स्लीपलेस केनले को लेने के लिए दौड़ा। उस रात चाइनीज गेट पर ड्यूटी पर रॉयल की बारी थी। लियोनार्ड ड्यूटी से ऑफ था। सी का ट्रॉन राफेल सेमेट्री जैसे एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था और नया मेंबर केवल संडे को आएगा, इसलिए डन केवल फ्राई और केनले में से चुन सकता था। यह ध्यान में रखते हुए कि मैडम शेरोन डिमोनेस सेक्ट से थी और डेड स्पिरिट से उसका बहुत कम लेना देना, तो उसने बाद वाले को चुना था। कुछ मिनटों के बाद डन बेसमेंट से वापस आया। उसने मिरर को पकड़ा हुआ था जो एक मोटे ब्लैक क्लॉथ में कसकर लिपटा हुआ था। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मुझे पहले से नहीं पता होता तो मैं यह नहीं बता पाता कि यह एक मिरर है। इसका कुछ भी एक्सपोज नहीं है। क्लेन छोटे आकार के केनले के साथ आगे बढ़ा। तुम सील्ड आर्टिफैक्ट 30217 का उपयोग करने के इंचार्ज हो। डन ने मिरर केनले को दिया। यह देखकर क्लेन को अचानक एहसास हुआ कि वह एक सीक्वेंस एट बियॉन्डर था और उसके पास हेड ऑन फाइट करने की एबिलिटी थी। वह सिर्फ स्पोर्ट के रूप में साइड में नहीं छिप सकता था। यार, मैं थोड़ा नर्वस हूं। उसने अपनी जेब में स्लम्बर चार्म्स को छुआ कि और यह सुनिश्चित कि वह अच्छी तरह से तैयार था। एक ही प्रॉब्लम यह है कि चढ़ने को आसान बनाने के लिए मैं अपनी केन नहीं ला रहा हूं। मैं केनले का उधार ले सकता हूं। उसके एक हाथ में मिरर है और दूसरे में गन। यह पर्याप्त होना चाहिए। क्लेन के विचारों के बीच 3 नीचे पहुंचे और ओस्ना स्ट्रीट के लिए एक कैरिज ली। वहां के रास्ते में केनले ने अपने हाथों में सील्ड आर्टिफैक्ट 30217 को देखा। उसने टेंशन से आभरी। यह पहली बार है जब मैं इतने डेंजरस ऑपरेशन में शामिल हुआ हूं। नॉर्मली नाइटहॉक्स बियॉन्डर इंसिडेंट से निपटने के लिए किसी भी सील्ड आर्टिफैक्ट का उपयोग नहीं करते थे। जब वे मोर्स टाउन गए तो उन्होंने प्रिवेंटिव पर्पस के लिए म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्बलम के लिए अप्लाई किया था, यह देखते हुए कि मोर्स टाउन कितनी दूर था। अगर उन्हें जरूरत पड़ती तो बैकअप को आने में कुछ समय लगता। इस बार वे लगभग श्योर थे कि उनका टारगेट एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर था। चिंता मत करो, शायद मैडम शेरोन पहले ही भाग गई है, क्लेन ने मुस्कुराते जवाब दिया। ईमानदारी से वो केनले जितना ही टेंस्ड था। डन की आंखें घूमी और उसने उसे लाचारी से देखा। चलो मैडम शेरोन को भागने न देने की कोशिश करें। लगभग 20 मिनट बाद तीनों नाइटहॉक्स ओस्ना स्ट्रीट पहुंचे। उन्होंने अंधेरे में गार्ड और मैडम शेरोन का घर देखा। घर चुप्पी में लेटा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्लेन ने अपनी लेफ्ट स्लीव में पेंडुलम निकाला और एक क्विक डिवाइनेशन किया। अंदर खतरा है, खतरा है। जब उसने स्टेटमेंट को 7 बार रिसाइट किया तो उसने अपनी आंखें खोली और टोपाज पेंडेंट को क्वाइज घूमते हुए देखा। एम्पलीट्यूड और स्पीड मीडियम लेवल मानी जाती थी। इसका मतलब था कि वहां खतरा था। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यह बहुत कम भी नहीं था। वहां खतरा है, बहुत ज्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं। इसका मतलब है कि मैडम शेरोन अभी भी बिल्डिंग में है, वह अभी भागी नहीं है। क्लेन एक पल के लिए फ्रीज हो गया। जल्दी ही कारण का एहसास हो गया। उसने सेफ का निरीक्षण करने के लिए खुद को समन करके एक यूनिक स्टेट में प्रवेश किया था। उसने जबरदस्ती लॉक नहीं तोड़ा था जब वह सीक्रेट कंपार्टमेंट का निरीक्षण कर रहा था, न ही उसने किसी हिडन ट्रैप को एक्टिवेट किया था। इस प्रकार मैडम शेरोन को यह पता नहीं चलता कि उसका सीक्रेट एक्सपोज हो गया है। वह केवल सोचेगी कि कोई ब्रेक इन हुआ था या कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसे बिना किसी सफलता के चेक कर रहा था। ऐसी सिचुएशन में यह लॉजिकल था कि वह घर पर ही रहेगी। यह लॉजिकल सेंस बनाता था। एक छोटी सी बात से कंपोजर खोना और मैडम शेरोन नहीं थी जिसे क्लेन ने समझा था। वह एक शांत सोशलाइट थी जो डरी हुई और दयालु एक्टिंग करने में सक्षम थी। साथ ही डिमोनेस सेक्ट की एक बियॉन्डर मेंबर भी थी जिसने कई सालों तक अपनी आइडेंटिटी छिपाई रखी थी। अगर टेलीफोन का आविष्कार हो गया होता तो मैडम शेरोन निश्चित रूप से अपने लवर्स में से एक को कॉल करती और टिंगन सिटी में सिक्योरिटी के बारे में शिकायत करती, जबकि यह हिंट देती कि यह मैडम मेनार्ड थी। क्लेन ने एक मेलोड्रामेटिक प्लॉट की कल्पना करना शुरू कर दिया। उसने डन और केनले को अपने डिवाइनेशन के रिजल्ट्स के साथ साथ अपना अनुमान भी बताया। यह सबसे रीजनेबल डिडक्शन है। डन ने अपनी हेड को नीचे दबाया और मैडम शेरोन के अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल को देखा। हमें अंदर घुसने की कोई जल्दी नहीं हो। केनले, जो सील्ड आर्टिफैक्ट 30217 पकड़े हुए था, ने सहज रूप से पूछा। वह अपने हाथों में स्पिरिट मीडियम मिरर के प्रति डर से भरा हुआ था। उसे डर था कि सील्ड आर्टिफैक्ट से कोई अनपेक्षित घटना घट जाएगी। डन ने अपने ब्लैक ग्लव्स पहने और क्लेन को देखा। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि जब हमने इंस्टिगेटर ट्रिसी को पकड़ने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? मुझे याद है, क्लेन ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। वह हमारे प्रेजेंस को डिटेक्ट करने और जरूरी रिस्पांस देने में सक्षम लग रही थी, जिसके परिणामस्वरूप वह सक्सेसफुली एस्केप हो गई। मुझे यह भी याद है कि जब कैप्टन ने मुझसे पूछा कि मैं सिचुएशन से कैसे निपटूंगा तो मैंने घर पर बमबारी करने का सुझाव दिया था। यह सबसे सेफ, सबसे पक्का मेथड था। लेकिन इस बार नहीं। हम इसे यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मैडम शेरोन के घर में कई इनोसेंट मेड्स है। अगर हमने उन्हें पहले से नोटिफाई किया और उन्हें इवैक्यूएट करवाया
तो यह निश्चित रूप से मैडम शेरोन का ध्यान खींचेगा। लियोनार्ड के अनुसार ट्रिसी इनविजिबल हो सकती थी। हमें यह मान लेना होगा कि मैडम शेरोन के पास भी वह एबिलिटी है। क्लेन ने तुरंत डॉट्स कनेक्ट किए। डन ने आसमान में क्रिम्सन मून को देखा और कहा, गुड, तुम्हारा जवाब बहुत तुम ऐसी सिचुएशंस में काफी इंट्यूटिव हो। हम लापरवाही से अप्रोच नहीं कर सकते और मैडम शेरोन को अलार्म कर सकते हैं। मैं उसे दूर से एक ड्रीम में खींचने की कोशिश करूंगा। अगर मैं सफल हो गया तो तुम और केनले जाकर उसे पकड़ लोगे। वेल, तुम यह डिसीजन ले सकते हो कि उसे मारना है या नहीं। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसे मार दो। तुम्हारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्टन, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में आपकी लाइन ऑफ थॉट हमेशा इतनी क्लियर होती है। मैं बस आपके ये कहने का इंतजार कर रहा था। क्लेन ने मन ही मन तारीफ की। महीनों में क्लेन ने डन, लियोनार्ड, फ्राई और बाकी लोगों के साथ लापरवाही से चैट करते समय अपने पार्टनर्स की अलग बियॉन्डर पावर्स की ज्यादा यूनिक ट्रेट्स को समझ लिया था। उनमें से डन स्मिथ, जो एक नाइटमेयर था, घर पर या ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में होते हुए भी एक सोते हुए व्यक्ति के सपनों में फ्रीली एंटर कर सकता था। लेकिन उसने यह कैसे किया, यह उसने सीक्वेंस का एक सीक्रेट था और क्लेन ने इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं पूछा। किसी को ड्रीम में खींचने की एबिलिटी की एक लिमिटेड रेंज थी और नॉर्मली डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस के दौरान इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन क्लेन ने एक बार कैप्टन को यह कहते हुए सुना था कि 100 मीटर के दायरे में इस्तेमाल किए जाने पर इस एबिलिटी का एक निश्चित प्रभाव भी होता है, लेकिन उसे प्रोसेस पूरा करने के लिए समय चाहिए था। वह इसे तुरंत नहीं कर सकता था क्योंकि प्रोसेस एक बच्चे को सुलाने के समान थी। इस मोमेंट डन दूर की मैडम शेरोन को थोड़ा थोड़ा करके स्लीपिंग स्टेट में खींचने जा रहा था। रेस्टोरेंट के पहले स्टेजेज को पूरा करने के बाद वह क्लेन और केनले के लिए सबसे अवसरवादी कंडीशंस बनाने जा रहा था। ठीक, केनले भी कैप्टन के प्लान को काफी स्वीकार कर रहा था। बिना किसी और बकबक के डन एक दीवार के कोने पर झुक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने हाथ एक साथ रखे और अपना सिर नीचे कर लिया। उसका ब्लैक ट्रेंच कोट सिल्क हैट रात में मिल गए। ऑपुलेंट बेडरूम में मैडम शेरोन अपनी आरामदायक रॉकिंग चेयर पर झुकी हुई थी, पूरी तरह से नेकेड। उसकी गोरी और बेहतरीन फिगर पूरी तरह से एक्सपोर्ट थी। वह कभी कभी अपना सिर फुल लेंथ मिरर की ओर घुमाकर अपनी चार्मिंग सेल्फ की तारीफ करती। जैसे ही वह देखती, उसका चेहरा लाल हो जाता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसके एक्सप्रेशन ने उसके स्तूप के बीच एक अजीब टेंडरनेस का उत्सर्जन किया। देवी की स्केलेटल स्टैचू उसके बगल में मेज पर बैठी थी। बालों के मोटे स्ट्रैंड्स गर्म गुलाबी रोशनी के नीचे जेंटल लग रहे थे। धीरे धीरे मैडम शेरोन जिस फ्रीक्वेंसी से मिरर में देखती थी वह कम हो गई। थोड़ा थोड़ा करके उसकी पलकें झुकने से खुद को नहीं रोक सकीं। सेकंड्स मिनटों में बदल गए जब क्लेन को अचानक कुछ याद आया। कैप्टन मैडम शेरोन को सफलतापूर्वक ड्रीम में खींचने के बाद केनले और खुद को कैसे नोटिफाई करने जा रहा था। अगर कैप्टन अपने नाइटमेयर स्टेट से बाहर निकलता तो मैडम शेरोन जाग जाती और वह नोटिस करती कि कुछ गड़बड़ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कैप्टन एक ही समय में ड्रीमिंग करते हुए हैंड साइन देने में सक्षम है। क्लेन ने चिंतित केनले को इधर उधर घूमते हुए देखा और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे इस पर डिस्कस करने का इरादा किया। उस मोमेंट उसका दिमाग धुंधला हो गया। उसने एक विशाल क्रिम्सन मून देखा। साथ ही मून के नीचे अपने ब्लैक ट्रेंच कोट में कैप्टन डन स्मिथ था। वहां छोटा केनले भी था। उसका एक्सप्रेशन डेज्ड था। क्लेन को एहसास हुआ कि वह भी सपना देख रहा था। मुझे कैप्टन ने एक ड्रीम में खींच लिया है, तो इस तरह वह हमें नोटिफाई करने जा रहा था। वह खुद को फेसपाल्म करना चाहता था, लेकिन केवल अपनी ट्रांस जैसी स्थिति बनाए रख सका जबकि वह घबरा कर रहा था। कैप्टन डन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैडम शेरोन एक ड्रीम में प्रवेश कर चुकी है, तुम अब एक्शन ले सकते हो। फिर उसने जोर दिया, याद रखना, सावधान रहना और बहुत ज्यादा लापरवाही मत करना। हम अवसर गंवाना पसंद करेंगे बजाय इसके कि अनुचित जोखिम लें। जैसे ही उसने अपना सेंटेंस खत्म किया, क्लेन के सामने की दुनिया बिखर गई। उसकी आंखों ने फिर से डन स्मिथ को रिफ्लेक्ट किया। वह अभी भी दीवार के कोने पर था, अपनी मुट्ठी कसकर आंखें हुई नीचे देख रहा था। दूसरी ओर केनले, जिसने घूमना बंद कर दिया था, ने भी अपनी आंखें खोली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। दोनों अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक स्टेट में प्रवेश कर गए। भले ही यह पहली बार था जब केनले एक रिलेटिवली डेंजरस मिशन में भाग ले रहा था, वो अभी भी क्लेन से ज्यादा एक्सपीरियंस था। उसने कई ऑफिशियल मिशंस में भाग लिया था, इसलिए जल्दी से अपनी मेंटल स्टेट को एडजस्ट कर लिया, शांत और शार्प हो गया। बेशक यह स्लीपलेस पर रात के ऑगमेंटेशन के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह भी एक कारण था कि डन ने इस ऑपरेशन के लिए फ्राई के बजाय केनले को चुना था। चलो चलें। एक सीक्वेंस ऐड के रूप में क्लेन ने लीडर की भूमिका निभाई, अपने पार्टनर को फॉलो करने का इशारा किया। केनले ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। उसने कसकर लिपटे मिरर को पकड़ा और अपने कदमों को नरम करते हुए पीछे पीछे चला। क्लेन उसे उस जगह ले गया जहां उसने पहले दीवार पर चढ़ाई की थी। उसने दीवार की दरारों को पकड़ा और थोड़ी मेहनत से दीवार के टॉप पर पहुंच गया। उसने अपने रिडिकुलस सेंस ऑफ बैलेंस को बनाए रखा और मुड़ा, झुककर केनले द्वारा फेंके गए स्पिरिट मीडियम मिरर को पकड़ा। जैसे ही उसने मिरर को छुआ, क्लेन ने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन अचानक कस गई है। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक क्लॉथ से ढकी हुई चीज मिरर नहीं, बल्कि किसी अनजान डेंजरस अल्टरनेट वर्ल्ड का दरवाजा हो। वास्तव में किसी भी आइटम को सील करने की आवश्यकता होती है, उसका कुछ मेलिफिक साइड होता है।
क्लेन ने मन ही मन उदासी से बड़बड़ाया जब उसने केनले को दीवार पर चढ़ते देखा। मूवमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए केनले ने अपनी केन डन के बगल में रखी थी। क्लेन ने उस मामले पर ध्यान नहीं दिया। बिल्डिंग के किनारे गार्डन से अपना रास्ता बनाने के बाद वह पाइप पर चढ़कर दूसरी मंजिल की बालकनी पर चढ़ गया, जैसा उस पहले किया था। फिर वह अपने पैरों से स्वाभाविक रूप से लटका अपने शरीर को गिरने दिया। एक बार फिर सील्ड आर्टिफैक्ट 30271 ले रहा था। केनले ने उसे पजल्ड होकर देखा, लेकिन तुरंत उसने ज्ञान में अपना सिर हिलाया। उस मोमेंट क्लेन अपने ही एक्शन से शॉक हो गया। उसने अपनी कमर का उपयोग करके एक फोर्स लगाया और अपने लेफ्ट हैंड के सपोर्ट से वह आसानी से पलट गया। अभी क्या हुआ? मैं ऐसे क्यों मूव हुआ? यह इतना नेचुरल लगा। क्या यह क्लाउन की एक एबिलिटी है? उसने वापस सोचा और महसूस किया कि वह एक्चुअल प्रैक्टिस में क्लाउन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने में सक्षम था। केनले के आसानी से ऊपर अपना रास्ता बनाने का इंतजार करने के बाद क्लेन ने स्पिरिट मीडियम मिरर उसे वापस सौंप दिया, इससे पहले कि वह बालकनी के अनलॉक्ड दरवाजे को खींच कर खोले। केनले ने सावधानी से सील्ड आर्टिफैक्ट 30271 के चारों ओर लिपटे ब्लैक क्लॉथ को खींचकर हटाया। उसने ऑब्जेक्ट मिरर साइड को नीचे की ओर पॉइंट किया, जो जमीन पर टाइल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था। स्पिरिट मीडियम मिरर के रूल्स में से एक था इसे खुद पर या अपने पार्टनर्स पर इस्तेमाल न करना। ब्लैक क्लॉथ को रखने के बाद केन ने अपना रिवॉल्वर निकाला और क्लेन के पीछे पीछे चला गया। उन्होंने कॉरिडोर से गुजरते हुए मैडम शेरोन के बेडरूम की ओर अपना रास्ता बनाया। उनके कदम हल्के थे। क्लेन ने अपना रेडी रिवॉल्वर चलाया और अपनी स्पिरिट विजन को एक्टिवेट करते हुए उसने अपने लेफ्ट हैंड से डोर हैंडल के लिए हाथ बढ़ाया। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके डिवाइनेशन उसे बताया था कि खतरा मौजूद होगा। जिस कारण से उसने एक और क्विक डिवाइनेशन नहीं किया वह यह था कि वह कमरे में प्राइमोर्डियल डिमोनिस की स्टूज की प्रेजेंस को जानता था। इस डिस्टेंस पर उसका डिवाइनेशन निश्चित रूप से बाधित होगा। वह जानता था कि ग्रे फॉग के ऑब्स्ट्रक्शन पर भरोसा किए बिना उसे क्लियर आंसर मिलने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा केनले के बगल में उसके लिए उस मिस्टीरियस स्पेस में प्रवेश करने का कोई तरीका नहीं था। दरवाजा खोलने के बाद जो क्लेन और केनले के विजन के फील्ड में आया वह गैस लैंप से गर्म रोशनी थी। फिर उन्होंने मैडम शेरोन को अपनी कुर्सी पर झुका हुआ देखा, साथ ही उसकी आकर्षक बॉडी भी। हालांकि मैडम शेरोन सोई नहीं थी, वह अपनी कुर्सी पर झुकी हुई थी। उसके मुंह पर एक हल्की मुस्कान थी, सीधे अपने दो विजिटर्स को देख रही थी। सहज रूप से केनले ने हथेली पलटे स्पिरिट मीडियम मिरर को मैडम शेरोन पर पॉइंट किया। क्लेन पहले फ्रीज हो गया, फिर चिल्लाया नहीं। उसे क्लियरली याद था कि कुर्सी के दूसरी तरफ एक फुल लेंथ मिरर था, लेकिन वह अब वहां नहीं था। स्पिरिट मीडियम मिरर ने सिर्फ 1 सेकंड में मैडम शेरोन पर लॉक कर दिया था, लेकिन मैडम शेरोन की वो इमेज ब्लरी हो गई। इससे पहले कि वह एक फुल लेंथ मिरर में बदल जाए, केनले ने मिरर में खुद को देखा और साथ ही श्री जील R271 को अपनी ही इमेज को रिफ्लेक्ट करते हुए देखा। स्पिरिट मीडियम मिरर के भीतर तुरंत एक फिगर दिखाई दी। यह केनले की एक्सप्रेशनलेस सिनिस्टर इमेज थी। क्लेन ने महसूस किया कि उसके लिम्स रिजिड हो गए हैं, जैसे कि वह इनविजिबल थ्रेड से उलझ गया हो। फुल लेंथ मिरर के बगल में एक एलिगेंट दिखाई दी। यह मैडम शेरोन थी, जिसने एक नाइट गाउन पहना हुआ था। उसने 2 इंट्रूडर्स पर एक नजर डाली और हैसी, अगर यह तथ्य नहीं होता कि स्टैचू मेरे बगल में ही थी तो मुझे अब गहरी नींद में होना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किससे जगाए जाने का इंतजार कर रही हूं। उस मोमेंट क्लेन ने अचानक प्राचीन हमिस में एक सिंपल टर्म चिल्लाया, क्रिम्सन। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसने अपनी लेफ्ट हथेली अपनी जेब में कब डाली। उसने चतुराई से अपनी उंगलियां घुमाई और एक स्लम्बर चार्म फेंका। सिल्वर चार्म अचानक बर्फ ठंडा हो गया, जैसे फ्रॉस्ट की परतों वाला क्रिस्टल कोट हो। क्लेन कांप गया और अचानक अधिक सतर्क हो गया। उसका डर और एजिटेशन अस्थायी रूप से जम गया। उसने जल्दी से अपनी स्पिरिचुअलिटी को चार्म में इंजेक्ट किया और अपनी उंगलियों से पतले सिल्वर पीस को अपनी जेब से बाहर धकेल दिया, जिससे वो उसके पैरों पर गिर गया। हवा में एक क्रिम्सन फ्लेम दिखाई दी और कमरे में हल्की लगातार विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। एक शांत और गहरी फीलिंग तुरंत निकली। उसने बेडरूम के अधिकांश हिस्से को घेर लिया, जिसमें मैडम शेरोन, स्लीपलेस केनले और खुद क्लेन भी शामिल थे। स्लम्बर चार्म एक ऐसा आइटम था जो दुश्मन और कास्टर के बीच अंतर नहीं करता था। ज्यादातर सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल करने का मतलब इसे दुश्मन पर फेंकना था। इस तरह कास्टर केवल बचे हुए शॉक वेव से प्रभावित होगा, लेकिन गहरी नींद में गिरने के प्रलोभन का विरोध करने में विफल होने की हद तक नहीं। लेकिन क्लेन की बाहें अनगिनत इनविजिबल थ्रेड से उलझी हुई था। वह चार्म नहीं फेंक सकता था, इसलिए वह केवल अपनी नींद के साथ मैडम शेरोन की नींद का आदान प्रदान कर सकता था। लेकिन उसने ऐसी सिचुएशन पर लंबे समय से विचार किया था और तैयार था। इसका कारण यह था कि उसका शरीर यूनिक था, एक यूनिक जो ज्यादातर लो सीक्वेंस बेयॉन्डर्स के विपरीत थी। उस इंस्टेंट क्लेन की पलकें बंद हो गईं और नॉर्मली गहरी नींद में प्रवेश कर गईं, जबकि मैडम शेरोन और केनले भी धीमे पड़ते दिखाई दिए। क्लेन को जल्दी ही एहसास हो गया कि वह एक ड्रीम में था और तर्कसंगत रूप से जानता था कि वह सो रहा था। जब भी उस पर ड्रीम इन्वेजन्स या इसी तरह के हिप्नोटिक इफेक्ट से संबंधित कुछ भी इस्तेमाल किया जाता था, तो वह अभी भी कॉन्शियसनेस बनाए रख सकता था। उसने यह तब डिस्कवर किया था जब वह डन की नाइटमेयर पावर से निपट रहा था, साथ ही जब डेली अपनी स्पिरिट को चैनलाइज कर रही थी।
कचा। क्लेन ने जबरदस्ती ड्रीम से बाहर निकलकर खुद को जगाया। उसने महसूस किया कि उसकी बाहों, पैरों और शरीर को बांधने वाले अनगिनत धागे ढीले हो गए हैं। जहां तक मैडम शेरोन का सवाल है, उसका लुक खाली था, जैसे कि वह स्लंबर चार्म के प्रभाव को दूर करने जा रही थी, लेकिन अभी पूरी तरह से जागी नहीं थी। केनले जमीन पर था, जिसके पास स्पिरिट मीडियम उल्टा पड़ा था, जबकि उसका रिवॉल्वर दरवाजे पर फेंक दिया गया था। एक अपॉर्चुनिटी। क्लेन ने उस मोमेंट को पकड़ लिया जब फाइन थ्रेड्स ढीले हो गए। उसने अपना लेफ्ट हैंड निकाला और अपनी उंगलियां चटकाईं। उसने एक हल्की नीली स्पिरिचुअल फ्लेम जलाई और अपने सामने के अनगिनत फाइन थ्रेड्स को जला दिया। उसी समय उसने अपने राइट हैंड से अपना रिवॉल्वर उठाया और बार बार ट्रिगर खींचा। बैंग बैंग। 2 सिल्वर डेमन हंटिंग बुलेट्स बैरल से निकली और मैडम शेरोन की ओर फायर की गईं। क्लेन ने आउटकम कंफर्म नहीं किया, लेकिन अन्य घुटनों को मोड़ा, अपनी कमर में ताकत लगाई और केनले के पास कूद गया। साथ ही उसने अपने शरीर के चारों ओर बंधे फाइन स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया। उसके पहले के शॉट्स मुख्य रूप से कैप्टन को यह इन्फॉर्म करने के लिए कि अंदर कुछ अनपेक्षित हुआ था। वे पहले से ही लड़ रहे थे और उन्हें असिस्टेंस की जरूरत थी। बेशक अगर वह सीधे मैडम शेरोन को शूट कर सकता तो यह सबसे अच्छा आउटकम होता। हालांकि क्लेन को विश्वास नहीं था कि एक सीक्वेंस 7 या 6 बेयोंडर का इतनी आसानी से ख्याल रखा जा सकता है। हवा में हल्की नीली फ्लेम्स घूम रही थीं, कमरे में फाइन थ्रेड्स पर नाच रही थीं। ऐसे ड्रीमी सीनरी में 2 सिल्वर डेमन हंटिंग बुलेट्स मैडम शेरोन के शरीर पर लगीं। कचा कचा। मैडम शेरोन अपने ट्रांसलूसेंट स्लीपिंग रोब में थी और उसका अस्पष्ट शरीर एक झील में क्रिम्सन मून के रिफ्लेक्शन की तरह बिखर गया। उसके बगल में फुल बॉडी मिरर टुकड़ों में टूट गया और उनमें से ज्यादातर थंबनेल साइज चंक्स में बिखर गए, जबकि थोड़ी मात्रा फ्रेम पर बनी रही। वे सभी हथेलियों जैसे दिखते थे, अजीब आकार की एक सब्स्टिट्यूट। डिमोनिस सीक्वेंस की एक बेयोंडर पावर। क्लेन की आंखों के कोने ने उस पर झाड़ा जब वह पहले से ही केनले के बगल में लुढ़क गया था। चूंकि फाइन स्ट्रिंग सभी उसके मूवमेंट से टूट गए थे, इसलिए हल्की नीली फ्लेम्स फैली नहीं। उस मोमेंट मैडम शेरोन गायब हो गई थी, लेकिन सोते हुए केनले ने अपने हाथ उठाए और अपनी गर्दन को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसकी लार बाहर बहने लगी और उसकी जीभ बाहर निकल आई। लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि वह रुकने वाला है। लेकिन क्लेन की स्पिरिट विजन में आसपास कोई अबनॉर्मल चीज नहीं थी। उसने अचानक सील्ड आर्टिफैक्ट 30271 के डिस्क्रिप्शन को याद किया। सबसे डेंजरस सिचुएशन तब होती है जब आप खुद को देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि केनले ने फुल बॉडी मिरर के माध्यम से सील्ड आर्टिफैक्ट 30271 में अपना ही रिफ्लेक्शन देखा हो? क्लेन ने अनुमान लगाया। उसने जल्दी से एक और सिल्वर चार्म निकाला, बिना इसके बारे में सोचने के लिए समय की लग्जरी के। यह एक ट्रायंगुलर शेप का आइटम था, एक रेक्वियम चार्म, क्रिम्सन। क्लेन ने प्राचीन हर्मिस शब्द कहा, जबकि उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी को चार्म में डाला और उसे बाहर फेंक दिया। फिर उसने अपना लेफ्ट हैंड नीचे दबाया और स्पिरिट मीडियम मिरर को पकड़ा। उसने आंख के कोने का इस्तेमाल यह निर्धारित करने के लिए किया कि सील्ड आर्टिफैक्ट नीचे की ओर था, ताकि वह खुद को रिफ्लेक्ट न करे। ट्रायंगुलर सिल्वर चार्म बर्फीले नीले फ्लेम्स में जल गया। जेंटल और शांत अंधेरे ने केनले को ढक लिया और खुद क्लेन को प्रभावित किया। नर्वस इमोशंस उस इंस्टेंट में बिखर गए। केनले ने अपनी गर्दन पर अपने हाथ रिलैक्स किए, जबकि क्लेन को ऐसा लगा जैसे वह घर अपनी ओरियल विंडो के सामने खड़ा हो, शांत सड़कों को देख रहा हो। उसकी फिजिकल और मेंटल स्टेट शांति में थी। यह बिल्कुल वही था जो क्लेन चाहता था। उसी मोमेंट वह एक एक्सट्रीमली शांत स्टेट में प्रवेश कर गया। वह पूरी दुनिया में अकेला व्यक्ति लग रहा था, जिसके अस्तित्व में और कुछ नहीं था। इस शांति की भावना के भीतर उसके दिमाग में अचानक एक गट फीलिंग आई। मैडम शेरोन मेरी राइट वेस्ट प्रोटेक्ट करने वाली है। यह बैटल में एक क्लाउन की फोरसाइट एबिलिटी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लेन ने स्पिरिट मीडियम मिरर उठाया और अपनी लेफ्ट ओर लुढ़क गया। जैसे ही वह मुंह हुआ, डार्क फ्लेम्स में जलता हुआ एक डैगर जगह पर चुप गया जहां वह पहले खड़ा था। मैडम शेरोन की फिगर एक बार फिर आउटलाइन हो गई। जैसे ही वह लुढ़का, क्लेन ने अचानक स्पिरिट मीडियम मिरर उठाया और उसे मैडम शेरोन पर पॉइंट किया। अपने टीममेट को बचाने के बाद जब वह केनले के करीब आया तो उसका मुख्य लक्ष्य सील्ड आर्टिफैक्ट उठाना था। अन्यथा उसे विश्वास नहीं था कि मैडम शेरोन के बगल में रहते हुए कैप्टन के रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार करने से कुछ भी अच्छा निकलेगा। फ्लेयरिंग सन चार्म का इस्तेमाल बेयोंडर के खिलाफ लड़ने के लिए किया जा सकता था, लेकिन प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि अगर इसे डेड स्पिरिट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। प्लस दूसरा व्यक्ति बस वहीं खड़ा नहीं रहेगा और उसके द्वारा चार्म का इस्तेमाल करने का इंतजार करेगा। अगर यह सच में काम नहीं करता तो क्लेन केवल रिस्क ले सकता था और एजिक के कॉपर विसल का इस्तेमाल कर सकता था। वह इसे कैसे एक्सप्लेन करेगा? इसके बारे में वह जिंदा रहने में कामयाब होने के बाद सोचेगा। हालांकि चीजें क्लेन की प्रेडिक्शन बेहतर विकसित हुई। मैडम शेरोन ने असैसिनेशन का विकल्प चुना। उसने रेक्वियम चार्म और स्पिरिट मीडियम मिरर के उसके उपयोग में बाधा नहीं डाली। इसलिए क्लेन ने तुरंत एक सिंपल प्लान तैयार कर लिया था। उसने रेक्वियम चार्म के नतीजों से परहेज नहीं किया, बल्कि एक क्लाउन के रूप में अपनी फोरसाइट एबिलिटी को बढ़ाने के लिए उस पर भरोसा किया। फिर उसने अटैक को डॉज करने का अवसर पकड़ा, जबकि उसने दुश्मन को रिफ्लेक्ट करने के लिए स्पिरिट मीडियम मिरर का इस्तेमाल किया। जब मैडम शेरोन अपना स्ट्राइक चूक गई तो वह तुरंत अपने फुर्तीले अपोनेंट का पीछा करना चाहती जो लुढ़क रहा था।
उसने अचानक 3 क्रैक्स वाला एक मिरर देखा। मिरर की सतह पर लहरें उठी और एक वुमन की फिगर दिखाई दी। उसके बाल काले और घने थे, नीचे लटके थे और उसका चेहरा ढका हुआ था। क्लेन का लेफ्ट हैंड हिला और स्पिरिट मीडियम मिरर सामने की ओर ऊपर की ओकट की काट पर 1 दर्जन सेंटीमीटर तक फिसल गया। मिरर से एक पीला हाथ बाहर निकला और एक व्हाइट बेडशीट जैसी ड्रेस में एक वुमन जल्दी से मिरर से बाहर निकली और मैडम शैरोन पर झपटी। मैडम शैरोन का एक्सप्रेशन ग्लूमी हो गया। उसकी इनोसेंट ब्राउन आंखों के ऊपर डार्कनेस की एक लेयर थी। उसके आसपास 7 ब्लैक फ्लैम्स जल उठीं। एक झटके के साथ एक ब्लैक फ्लेम बाहर निकली और व्हाइट ड्रेस में वुमन पर लगी। वूश, वुमन आग पकड़ ली और दर्द में कराह उठी। बहुत जल्द वह हवा में गायब हो गई। सू 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 ब्लैक फ्लैम्स एक के बाद एक क्लेन पर बुलेट्स की तरह उड़ी। क्लेन की पुतलियां सिकुड़ गईं जब वह जल्दी से लुढ़क गया। उसने उस जगह पर रहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसके लुढ़कने की क्रिया धीरे धीरे धीमी हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि फाइन थ्रेड्स उसे फिर से उलझा रहे हैं। उन्होंने उसे धीमा कर दिया और उसके मोशन को प्रभावित किया। ऐसा लग रहा था कि यह क्लाउन की कॉम्बैट एबिलिटीज का नेमेसिस था। ब्लैक फ्लेम्स क्लेन के चेहरे के पास से गुजरी और मैडम शैरोन के बिस्तर पर गिर गईं। हालांकि यह नहीं जली। ऐसा लग रहा था कि यह लाइफ या स्पिरिचुअलिटी वाले आइटम्स पर प्रभावी है। क्लेन को अपने सक्सेसफुल डॉज पर खुशी महसूस होने से पहले ही उसके सिर में एक और प्रीमोनिशन कौंध गया। उसने अपनी रीढ़ को घुमाया और अपने फॉरवर्ड फ्लिप को साइड रोल में बदल दिया। एक ट्रांसपेरेंट आइस अचानक भाले की तरह दिखाई दिया और कारपेट में चुभ गया। क्लेन ने मूल रूप से उतरने का इरादा किया था। व्हाइट फ्रॉस्ट फैल गया और क्लेन पर लगा, जिसके एक्शन फाइन थ्रेड से प्रभावित थे। वो अचानक कांप गया और उसका शरीर कठोर हो गया। हालांकि वह अभी भी मूव कर सकता था। वह बहुत धीमा था। मैडम शैरोन के चारों ओर फिर से ब्लैक फ्लैम्स थीं और उसके हाथों में एक ट्रांसपेरेंट आइस स्पीयर कंडेंस्ड हो गया था। क्लेन ने और कोई हिचकिचाहट नहीं की। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और एज के कॉपर व्हिसल को पकड़ लिया। हे तभी केनले ने रेक्वियम और स्लम्बर चार्म्स के प्रभाव को दूर किया। वह उठा और खाली दिखने वाली आंखों से मैडम शैरोन की ओर देखा। उसका चेहरा एक शैडो से ढका हुआ लग रहा था, जिससे वह साइलेंट लेकिन क्रीपी लग रहा था। थर्ड थर्ड केनले मैडम शैरोन पर कूद गया, जो सबसे करीब थी। मैडम शैरोन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपने चारों ओर की ब्लैम्स को एक के बाद एक केनले पर शूट किया। पूफ 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 ब्लैक फ्लेम्स स्नोफ्लेक्स की तरह गायब हो गईं और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्लेन पहले तो स्टन्ड रह गया। फिर उसने अपने राइट हैंड में गन उठाई और मैडम शैरोन पर निशाना साधते हुए ट्रिगर खींच दिया। बैंग! मैडम शैरोन समय से पहले डॉज कर गई और फ्रॉस्ट स्पीयर को केनले की ओर फेंक दिया, लेकिन यह केवल उसके कपड़ों में घुसा, उसकी स्किन में नहीं। इसलिए इसने फ्रीजिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं किया। बैंग! क्लेन ने फिर से फायर किया और मैडम शैरोन टूटे हुए फुल बॉडी मिरर के किनारे डॉज कर एक पाम साइड फ्रेगमेंट उठाया। वह तेजी से चलती रही और एक और बुलेट डॉज कर गई। फिर उसने अनियमित फ्रेगमेंट का इस्तेमाल केनले को रिफ्लेक्ट करने के लिए किया जब वह उस पर कूद गया। ठीक उसी के बाद मैडम शैरोन साइड में डॉज कर गई जब उसने मिरर को अपनी हथेली से स्वाइप किया, जो ब्लैक फ्लेम से ढकी हुई थी। उस मोमेंट क्लेन ने अपना रिवॉल्वर खाली कर दिया था। उसके पास इसे फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं था। खाली शेल्स और रिवॉल्वर को कारपेट पर गिरने दिया। जैसे ही वह केनले का रिवॉल्वर उठाने के लिए लुढ़का, उसने अपने टीममेट की ट्रेजिक स्क्रीम सुनी। केनले रुकने से पहले झुक गया और उल्टी करने लगा। यह पहले बाइल था, फिर एक रेड हार्ट, उसके बाद उसके लंग्स और पेट जो ब्लैक फ्लेम से जल रहे थे। धड़कता दिल, पीला हरा लिक्विड, चुपचाप जलती हुई काली फ्लेम्स और गिरती हुई फिगर क्लेन के विजन के फील्ड में आ गई और क्लेन के दिमाग में गहराई से छप गई। सबसे खतरनाक मिशन जिसका उसने आज तक सामना किया था, वह तब था जब वह रे बीबर से निपट रहा था, जो डाइजेस्ट करने के बीच में था। यहाँ तक कि इतने भयानक और खतरनाक मॉन्स्टर ने भी मिशन पर बेयोंडर्स को केवल गंभीर चोटें दी थीं। किसी को भी अपनी जान कुर्बान नहीं करनी पड़ी थी। क्लेन ने जिन बेयोंडर्स की मौतें देखी थी, जिनमें ऑल नील की भी शामिल थी, वे सभी कंट्रोल खोने के कारण हुई थीं। मर्डर अजीब और अवर्णनीय हो सकता है या इविल गॉड से संबंधित हो सकता है, लेकिन उनका उन मिशन से कोई लेना देना नहीं था जो उन्होंने किए थे। अब वह अपने एक पार्टनर को एक्शन में मारे जाते हुए देख रहा था। मौत पूरी तरह से गलती के कारण हुई थी। नाइटहॉक्स पागलपन के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन वे खतरे के खिलाफ भी लड़ रहे थे। उस एक गलती को सुधारने का मौका शायद कभी न मिले। क्लेन के विचार एक बूम के साथ फट गए। जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका लगने के बाद वह घुटनों के बल बैठ गया और अपना दाहिना हाथ उठाया। मैडम शैरोन पर लगातार शॉट फायर किए। सिल्वर डेमन हंटिंग बुलेट्स इनविजिबल थ्रेड्स को छेद कर उसके सिर और ट्रांसपेरेंट स्लीपिंग गाउन की ओर बढ़ी। अचानक मैडम शैरोन को किसी चीज ने दूसरी दिशा में खींच लिया, जिससे वह क्लेन की मैनिक शूटिंग से सफलतापूर्वक बच सकी। क्लेन केवल तब खुद को संभाल पाया और रैशनल थॉट की एबिलिटी वापस पा सका जब उसने अपने रिवॉल्वर में 5 बुलेट फायर कर दी और एक खाली चैम्बर पर हैमर के टकराने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसका दिल कस गया। बिना रिलोड करने के समय के उसने रिवॉल्वर को साइड में फेंक दिया और टैरो कार्ड्स का एक स्टैक निकाला पा। मैडम शैरोन का शरीर साइड में चला गया और उसने एक कार्ड को अपने पास से उड़ते हुए देखा, जो मैक टेबल की सतह में गहराई से घुस गया। वह मुस्कुराई।
उसकी खूबसूरत ब्राउन आंखों ने एक बार फिर ब्लैक लस्टर ले लिया। उस मोमेंट उसके वाटरफॉल जैसे ब्राउन बाल अचानक हवा में उड़ गए, जैसे कि उन्हें एक इनविजिबल फोर्स ने उठा लिया हो। मैडम शेरोन फ्रीज हो गई। वह डॉज करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत धीमी थी। क्लेन ने एक मैजिशियन कार्ड फेंका था, जिससे उसके बाल सफलतापूर्वक दीवार पर पिन हो गए। मैडम शेरोन ने जबरदस्ती अपने बाल खींचे और आगे लुढ़क गई। उसका शरीर जल्दी से क्लेन की लाइन ऑफ साइट से गायब हो गया। वह फिर से इनविजिबल हो गई है। क्लेन की उंगलियों के बीच एक टैरो कार्ड था। जब वह धीरे धीरे अपने आसपास सतर्क रहते हुए मुड़ा, अचानक उसे एहसास हुआ कि मैडम शेरोन को अपना अटैक क्यों छोड़ना पड़ा और वह धीमी क्यों हो गई थी। अगर सिचुएशन नॉर्मली डेवलप हुई होती तो क्लेन के पास भयानक डिमोनेस से निपटने के लिए एज के कॉप विसल का उपयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हाँ, कैप्टन यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। वह थोड़ा एक्साइटेड महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा। उसकी नजर सहज रूप से खिड़ पर पड़ी। उसी समय उसने अपने दिल में एक जजमेंट किया। मैडम शेरोन भागना चाहती है। वह जानती है कि हमारे पास अभी भी एक पार्टनर है जिसमें उसे ड्रीम में खींचने एबिलिटी है, लेकिन वह श्योर नहीं है कि नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर्स या मशीनरी हाइव माइंड से कोई और रीइंफोर्समेंट होगा या नहीं। भले ही वो पावरफुल है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह अपने दम पर बेयॉन्डर्स की एक टीम को खत्म कर सके। उस थॉट के साथ क्लेन ने अपनी कलाई घुमाई, टैरो कार्ड को खिड़की की ओर फेंका। वूश वूश वूश। उसने लगातार 5 कार्ड फेंके। 3 खिड़की को सील कर रहे थे और अन्य 2 दरवाजे की ओर। क्रैक, थड़ थड़। टूटते शीशे की आवाज के बीच 2 टैरो कार्ड एक के बाद एक अधखुले बेडरूम के दरवाजे में घुस गए। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, क्लेन ने डॉज करने की आवाज सुनी। उसने एक बार फिर कार्ड फेंके, अपने क्लाउन के इंट्यूशन का उपयोग करके यह पता लगाने के लिए कि उसे कहां निशाना लगाना चाहिए। कार्ड्स हवा को छेदते हुए तेजी से आगे बढ़े, इससे पहले कि वे मजबूत दीवार में ड्रिल हो जाएं। हालांकि हवा में जल्दी से एक फिगर आउटलाइन हो गई। यह और कोई नहीं बल्कि ब्राउन बालों वाली मैडम शेरोन थी, जो एक ट्रांसलूसेंट स्लीपिंग गाउन में थी। जिस मोमेंट मैडम शेरोन एक्सपोज हुई, उसकी आंखों ने अपना फोकस खो दिया, जैसे कि वह खड़ी खड़ी सो रही ओप्टन। क्लेन ने अपने आसपास स्कैन किया, लेकिन अपने कार्ड्स फेंकने की जल्दी में नहीं था। इसका कारण यह था कि वह जानता कि मैडम शेरोन जल्दी ही ड्रीम से बाहर निकल जाएगी। उसे इन 2 या 3 सेकंड में घातक डैमेज देना था, वरना उनका अपोनेंट एस्केप कर जाता। जब उनके बीच एक बड़ी दूरी हो तो नाइटमेयर से एस्केप करना आसान था। अपने घुटनों को मोड़कर क्लेन डायगोनली आगे लुढ़क गया। वह प्रोन हो गया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। स्पिरिट मीडियम मिरर के किनारे को पकड़ा जो ऊपर की ओर था। फिर उसने अपनी कलाई घुमाई, इससे पहले कि उसका रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई दे। उसने सील्ड आर्टिफैक्ट 300271 को मैडम शेरोन की ओर फेंका, मिरर साइड उसकी ओर करके। मैडम शेरोन का शरीर कांप गया। उसकी ब्राउन आंखों का रंग जल्दी से बहाल हो गया कि उन्होंने एक बार फिर अपना फोकस पाया, और उसके सामने जो जाग रहा था वह उसके शरीर की सतह पर दिखाई देने वाली मजबूत फ्रॉस्ट की एक क्रिस्टलीय परत थी। हालांकि उसने कार्ड नहीं देखा, न ही डेमन हंटिंग बुलेट उसकी ओर आ रही थी। उसने जो कुछ भी देखा वो एक मिरर था, और वह मिरर उसकी इनोसेंट फिर भी आकर्षक सुंदरता को रिफ्लेक्ट कर रहा था। मिरर में वह खूबसूरत चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसके चेहरे पर झुन के घाव और सड़ने वाले धब्बे दिखाई दी नहीं। मैडम शेरोन ने एक तीखी चीख निकाली, जैसे कि उसने अभी अभी किसी ऐसे व्यक्ति को मरते हुए देखा हो जिसे वह प्यार करती थी। उसकी स्किन जल्दी से हरे रंग की हो गई, क्योंकि उसकी आंखों के कोने से पीला पस बह निकला। एक पल की पीड़ा के बाद मैडम शेरोन के भीतर से एक साइलेंट ब्लैक फ्लेम बाहर की ओर जली, जैसे कि वह कुछ निकालने की कोशिश कर रही हो। ब्लैक फ्लेम्स फिर एक थिक फ्रॉस्ट में कंडेंस्ड हो गईं, जैसे कि यह एक इटर्नल रेस्ट के लिए एक ताबूत बना रही हो। इनविजिबल थ्रेड्स ने आखिरकार एक ऐसा रंग ले लिया जो ह्यूमन आई को दिखाई दे रहा था। उन्होंने फ्रॉस्ट को घेर लिया, एक विशाल कोकुन बनाया। थड थड थड। सील्ड आर्टिफैक्ट 3027 जमीन पर गिर गया और मैडम शेरोन के विशाल कोन के बगल में रुकने से पहले लुढ़क गया। उस मोमेंट डन खिड़की के फ्रेम को तोड़कर कमरे में सोमरसॉल्ट कर गया। उसने केनले को देखा, जिसने सांस लेना बंद कर दिया था, और उसका एक्सप्रेशन डूब गया। यह इसी मोमेंट था कोकुन टूट गया। बर्फ का ताबूत एक इंच करके ढह गया, क्योंकि ब्लैक फ्लेम्स प्रकाश के कणों में बदल गई, आसपास में फैल गई। मैडम शेरोन की स्किन ने अपना नॉर्मल कलर वापस पा लिया था। उसकी आंखों में थकान दिखाई दे रही थी, लेकिन वह नॉर्मल लग रही थी। उसकी आंखों ने क्लेन को रिफ्लेक्ट किया, जो अभी भी जमीन पर फैला हुआ था। उसने डन स्मिथ को भी देखा। उसकी उंगली उसकी ग्लैबेला पर दबी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। डन से एक फॉर्मलेस रिपल बाहर की ओर फैली, क्योंकि मैडम शेरोन की पलकें अनकंट्रोलेबली झुक गईं। डन के ट्रेंच कोट के नीचे रेंगते हुए सांप जैसे ऑब्जेक्ट्स थे। क्लेन जानता कि कैप्टन मैडम शेरोन को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। ठीक उसी तरह जब वे पहले मॉन्स्टर बीबर से लड़ रहे थे। क्लेन फिर से अपना रिवॉल्वर पकड़ा, जिसे उसने पहले कारपेट पर फेंका था। उसने अपने लेफ्ट हैंड से 3 डेमन हंटिंग बुलेट्स पकड़ी और उन्हें फैमिलियरिटी से राउंड चैम्बर्स में भर दिया। क्लेन ने सिलेंडर बंद किया और खड़ा हो गया। गन पर दोनों हाथों से मैडम शेरोन पर निशाना साधा। उसने उसके माथे के सेंटर पर निशाना साधा। बैंग। उसने क्लाउन की एबिलिटीज से अपने शरीर को कंट्रोल किया और ट्रिगर खींचा। सिल्वर डेमन हंटिंग बुलेट हवा को छेदते हुए फिक्स्ड टारगेट पर सटीक रूप से लगी। मैडम शेरोन की आंखों के बीच एक खूनी घाव दिखाई दिया,
लेकिन बुलेट कई लेयर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को फाड़ती हुई लग रही थी, जिससे उसकी अधिकांश पावर खत्म हो गई, जिससे वो टारगेट की खोपड़ी को छेदने में असमर्थ हो गई। क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 और शॉट फायर किए जब उसने मैडम शेरोन को अचानक अपनी आंखें खोलते देखा। बैंक सफेद डॉट्स के बीच खून की बारिश हुई। मैडम शेरोन की आश्चर्यजनक सुंदरता एक विकृत लाश बन गई थी जो हर आदमी में बुरे सपने पैदा कर देती। उसके पास इस्तेमाल करने के लिए सब्स्टिट्यूट्स बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। फ्यू। क्लेन ने अपनी बाहें नीचे की और भारी सांस ली। मैडम शाह केवल आधा सिर बचा था, जमीन पर गिर गई। उसकी अभी भी एक्सेप्शनल फिगर थी, उसकी स्किन अभी भी सफेद और कोमल थी। डंट ने खुद को सीधा किया और अपनी आंखें खोली। उसने भी अपना हाथ अपनी ग्लेबेला से नीचे किया। उसका चेहरा थोड़ा पीला था। वो घायल नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत सारा खून खो दिया हो। अगर यह तथ्य नहीं होता कि वह भागने की कोशिश करने से पहले कुछ लोगों को मारना चाहती थी और यह चांस से सील्ड आर्टिफैक्ट 30271 खुद को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो हम शायद उसे केवल घायल ही कर पाते। डन धीरे धीरे क्लेन की साइड की ओर चला। उसकी आवाज असामान्य रूप से धीमी थी। अगर यह नहीं होता कि मैं कितना यूनिक था, तो मैं बैटल के पहले 10 सेकंड में केनले के साथ मर गया होता। क्लेन मुड़ा और केनले को देखा जो चुपचाप काली राख पर लेटा हुआ था। उसने सांस छोड़ी। कैप्टन, मुझे पता है, डन ने एक कर्कश आवाज में जवाब दिया। मैंने एक गलती की। मैं मैडम शेरोन से मूर्ख बन गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह चुपके से ड्रीम से एस्केप कर जाएगी। वह रुका, फिर उसने एक सीरियस टोन में कहा, लेकिन तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। नाइट हॉक्स के लिए मिशंस के दौरान मरना नॉर्मल है। शायद अगला मरने वाला मैं होऊंगा। क्लेन चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। केनले की आंखें अभी भी खुली थी, छत को खाली घूर रही थी। छत, द गॉडेस ब्लेस यू, मे यू फाइंड ट्रू पीस। डन केनले की साइड की ओर चला और उसके सीने पर एक क्रिम्सन मून बनाया। फिर वह झुका और अपने पार्टनर की आंखें बंद कर दी। मे द गॉडेस ब्लेस यू, मे द सेरेन नाइट नो लॉन्गर हार्बर एनी डेंजर और मैडनेस। क्लेन ने भी क्रिम्सन मून बनाया जब उसने अपने दिल में चुपचाप प्रे की। कुछ सेकंड्स बाद उसने जबरदस्ती अपनी नजर हटाई और एक भारी आवाज में पूछा, कैप्टन, मुझे अब उसकी स्पिरिट को चैनलाइज करना चाहिए। डन ने अविवेकी रूप से सिर हिलाया। प्राइमोर्डियल डिमोनेस के बारे में पूछने की कोशिश मत करो। वह बहुत डेंजरस है। मैं तुम्हें गार्ड करूंगा और किसी भी एक्सीडेंट को तुम्हें डिस्टर्ब करने से रोकूंगा। क्लेन ने देरी नहीं की। उसने विभिन्न इंग्रेडिएंट्स निकाले और जल्दी से एक ऑल्टर सेट किया। मीडियमशिप रिचुअल शुरू किया। इनकेंटेशंस रिसाइट करने के बाद उसने एक कदम पीछे लिया और एक ड्रीम डिवाइनेशन का इस्तेमाल किया। मैडम शेरोन के पार्टनर्स इन क्राइम, मैडम शेरोन के पार्ट्स इन क्राइम स्टेटमेंट को 7 बार रिसाइट करने के बाद क्लेन एक ड्रीम में प्रवेश कर गया। उसने धुंधली दुनिया के भीतर मैडम शेरोन की सोल देखी। उसने ट्रांसपेटरल सोल तक हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों के सामने का सीन बदल गया। यह एक रात का सीन था। मैडम शेरोन, जिसने एक लंबा ब्लैक रोब पहना हुआ था, ने इंस्टिगेटर ट्रिसी को एक प्राचीन ब्रॉन्ज बुक सौंपी। विच शब्द पर बाद वाले के डाउट को सुनने के बाद वह थोड़ा उन्मादी रूप से हंसी। क्या तुम हमेशा क्यूरियस नहीं थी? क्यूरियस कि हमारे अपर इचेलॉन्स सभी फीमेल क्यों हैं? यह वास्तव में डिमोनेस सेक्ट था। लियोनार्ड का अनुमान सच्चाई से सटीक रूप से मेल खाता है। उसके पास वास्तव में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। असेसिन और इंस्टिगेटर के लिए करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 7 विच है। क्या ट्रैप है? क्लेन ने खुद से सोचा। सीन तुरंत बदल गया। क्लेन ने एक विशाल हॉल देखा जिसके चारों ओर संकरी खिड़कियां थीं और एक प्योर व्हाइट रोब में एक लेडी। उसकी पीठ मैडम शेरोन की ओर थी जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम जब तक प्राइमोर्डियल की ओर बढ़ते हैं तब तक हम सेंटहुड तक पहुंच सकते हैं। हम पावर प्राप्त कर सकते हैं, साल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं और दिनों के अंत से बच सकते हैं। मैडम शेरोन ने अपना सिर नीचे किया और उत्सुकता से पूछा, हमें वीमेन क्यों बनना चाहिए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमोर्डियल एक वुमन है? क्या वीमेन डिस्ट्रक्शन और कैलेमिटी का प्रतीक हैं? जिस लेडी की पीठ मैडम शेरोन की ओर थी उसने शांति से जवाब दिया, मेन भी वही वे वॉर के सिनोनिम हैं। ये 2 सिमिलर पाथवेज हैं। वॉर का सिनोनिम, डिमोनेस सीक्वेंस पाथवे जैसा एक सिमिलर सीक्वेंस, यह कौन सा होगा? क्लेन ने मूवी जैसे सीन को देखा और उन सीक्वेंस पाथवेज को याद किया जिनके बारे में वह जानता था। चूंकि वह केवल एक ऑफिशियल नाइट हॉक था, इसलिए अभी भी बहुत सारी जानकारी थी जिसे वह एक्सेस नहीं कर सकता था। वह अभी भी मिड से हाई सीक्वेंसेज के नामों और उनके संबंधित ट्रेड्स के बारे अंधेरे में था। वह केवल कुछ के बारे में जानता था जो उसने इटर्नल ब्लेजिंग सन से सीखे थे, जैसे कि प्रीस्ट ऑफ लाइट और अनशैडोड गॉड ऑफ कॉम्बैट सीक्वेंस पाथवे जिसके बारे में उसने यंग मैन सन से पता लगाया था, जैसे कि डॉन पैलाडिन, गार्डियन और डेमन हंटर, साथ ही स्पिरिट गाइड और गेटकीपर जिसके बारे में उसने डेली और डन से पता लगाया था। इसलिए उसके लिए यह जज करना मुश्किल कौन सा सीक्वेंस पाथवे वॉर का सिनोन होगा। वह केवल उन्हें एक एक करके एलिमिनेट कर सकता था, जैसे कि गॉड ऑफ कॉम्बैट सीक्वेंस पाथवे जो इंडिविजुअल बैटल्स की तरह अधिक लगता था बजाय वॉर के। क्लेन ने इसके बारे में सोचा और स्कोप को 5 ऑप्शंस तक कम कर दिया। पहला आर्बिटर सीक्वेंस पाथवे था जो लोएन किंगडम के रूलर ऑगस्टस फैमिली और फेनापोटर किंगडम की कास्टिया फैमिली के कंट्रोल में था। लेकिन क्लेन को लगा कि यह ऑप्शन सबसे कम लाइकली था क्योंकि आर्बिटर का करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस एट शेरिफ था और सीक्वेंस 7 इंट्रोगेटर था, जो दोनों ट्रायल और जजमेंट की ओर झुके हुए नहीं थे लेकिन वॉर की ओर नहीं।
दूसरा फोर्थ एपोच सोलोमन एम्पायर का ब्लैक एम्परर का पाथवे था। इसका सीक्वेंस 9 का मॉडर्न नाम लायर था, जो एक अपोनेंट की खामियों और कमजोरियों को खोजने और उपयोग करने में अच्छा था, जबकि इसमें आउटस्टैंडिंग एलोक्यूंस और लॉजिकल थिंक भी थी। यह दूसरा सबसे कम पॉसिबल सीक्वेंस पाथवे था। उसे संदेह था कि सीक्वेंस का डेवलपमेंट रूल्स का उपयोग करेगा और ऑर्डर की शैडो में चलेगा। बेशक वॉर को भी ऑर्डर की शैडोज में से एक माना जाता था। तीसरा हंटर सीक्वेंस पाथवे था, जो फेसक एम्पायर के आइनहॉर्न फैमिली, इंटिस रिपब्लिक की फॉर्मर रॉयल फैमिली, सोरोन फैमिली और पिछले 200 से 300 सालों में ही दिखाई देने वाली हिडन ऑर्गेनाइजेशन आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के कंट्रोल में था। क्लेन ने सोचा कि यह काफी पॉसिबल था। नाइट हॉक की कॉन्फिडेंशियल जानकारी ने हंटर्स को एक्सीलेंट ट्रैकर्स, आउटस्टैंडिंग ट्रप मास्टर्स और सुपर्ब हंटर्स के रूप में वर्णित किया था। करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस एट प्रोवोकर था, जबकि सीक्वेंस 7 पायरोमैनियाक था। दोनों पार्शियली मैसेकर और वॉर से जुड़े थे। चौथा प्राचीन ऑर्गेनाइजेशन ब्लड सैंक्टिफाई सेक्ट था, जो डेमंस की पूजा करता था। वे क्रिमिनल सीक्वेंस पाथवे के कंट्रोल में थे। सीक्वेंस टाइटल से ही क्लेन को लगा कि इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। पांचवां रोज स्कूल ऑफ थॉट था, जो ब्लडी रिचुअल्स के लिए जाना जाता था। उनके पास प्रिजनर सीक्वेंस पाथवे था और कारण पहले वाले जैसा ही था। जैसे ही क्लेन अपने ही विचारों में डूब रहा था, उसके सामने का सीन बदल गया। मैडम शेरोन अभी अभी नहा कर निकली थी और उसके गीले बाल नीचे लटक रहे थे। उसके चेहरे पर एक फ्रेश लेकिन सिडक्टिव चार्म था। मैं व्हाइट रोब में उस वुमन को नहीं देख सकता जिसने मैडम शेरोन को एक डिमोनेस में बदल दिया। यह हो सकता है क्योंकि मेरी साइकिक एबिलिटी अभी भी लैकिंग है। क्लेन ने अपने विचारों को वापस खींचा और अपना ध्यान अपनी आंखों के सामने जो था उस पर रीडायरेक्ट किया। मैडम शेरोन ने अपने बाल पलटे और पानी की बूंदें उसके गालों से नीचे गिरीं। उसने बिस्तर पर इंतजार कर रहे आदमी की ओर देखा। जब वो खिलखिलाई और कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए मेनार्ड का ख्याल रखने में? बिस्तर पर बैठे मिडिल एजेड आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। नॉट अनलेस तुम यह गारंटी दे सको कि कोई ट्रेस पीछे नहीं बचेगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या साधन है? अपने सामने वाले आदमी को देखकर क्लेन पहले तो चौंक गया, फिर अचानक महसूस हुआ कि यह एक्सपेक्टेशंस के भीतर था। मिडिल एजेड आदमी की फोटो अक्सर टिंगन सिटी ऑनेस्ट पेपर और अन्य न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर दिखाई देती थी। वो करंट मेयर था जो फिर से चुने जाने की उम्मीद कर रहा था, कंजर्वेटिव पार्टी का एक मेंबर। मैडम शेरोन मुस्कुराई लेकिन टॉपिक में और गहराई में नहीं गई। उसका रोब उसकी टांगों के आधे ऊपर था और वह ग्रेसफुली बिस्तर के किनारे चली गई। उसके सामने का सीनरी एक के बाद एक बदलता गया, जब तक कि क्लेन ने कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिजनेसमैन और सिविल सर्वेंट्स को नहीं देखा जो कभी कभी न्यूज़पेपर पर दिखाई देते थे। वे या तो यह डिस्कस करते कि डोनेशंस कैसे प्राप्त करें, कैंपेन एक्ट को दरकिनार करके वोटर्स को रिश्वत दें, या प्रोटेक्शन का वादा करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। पूरे डेवलपमेंट में मैडम शेरोन ने एक ब्रोकर के रूप में काम किया। यह वास्तव में एक डॉक्यूमेंट्री है, राइट? टूर द अपर सर्कल्स ऑफ टिंगन विद मैडम शेरोन। वेल, लेकिन इतने सारे बेड सीन्स क्यों हैं? कई नोबल्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जानते थे कि मैडम शेरोन के कई लवर्स थे, तो वे ऐसे क्यों दिखते थे जैसे वे टेम्पटेशन का विरोध नहीं कर सकते? क्या यह मैडम शेरोन के सीक्वेंस की एक एबिलिटी थी? क्लेन ने विचारपूर्वक देखा। जब उसने अनुमान लगाया पहले के डिवाइनेशन के माध्यम से, वह श्योर था कि टिंगन के अपर सर्कल्स के किसी भी लड़के को मैडम शेरोन की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, नहीं उन्हें मेनार्ड की हत्या के लिए उसके साथ मिलीभगत की थी। दूसरे शब्दों में, मेनार्ड की मौत मैडम शेरोन का अपना डिसीजन था। क्यों? उसके पास रिस्क लेने का कोई कारण नहीं था। बेशक मैडम शेरोन के पर्सपेक्टिव से उसके पास डिवाइनेशन में इंटरफेयर करने की बियॉन्डर पावर थी और मौत को नेचुरल और एक्सीडेंटल दिखा सकती थी। मेनार्ड को मारना कोई रिस्की चीज नहीं थी जो उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दे, लेकिन उसके पास स्पष्ट रूप से मोटिव की कमी है। यह इसमें शामिल रिस्क से मेल नहीं खाता। क्या यह उसके एक्टिंग की रिक्वायरमेंट्स में से एक हो सकता है? लेकिन वह निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकती थी जिसकी आइडेंटिटी और स्टेटस उतना सेंसिटिव न हो। तब केस नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर्स या मशीनरी हाइव माइंड के पास नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि मैडम शेरोन को यह बताने में सक्षम होना चाहिए था कि मेनार्ड की वाइफ उससे नफरत करती थी और एक्सट्रीमली इंडिग्नेंट थी। इससे यह हाईली लाइकली हो गया था कि कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाएगा। तो उसने व्हाइट बोन स्टैच्यू जैसी सेंसिटिव आइटम्स को दूर क्यों नहीं किया? वह उसे गार्डन में या कहीं और दफना सकती थी। क्या वो अपने सेफ और उसके हिडन कंपार्टमेंट की सिक्योरिटी में इतनी कॉन्फिडेंट थी? अपने सस्पिशन के बीच क्लेन ने देखा कि मैडम शेरोन की स्पिरिट अभी तक डिस्पर्स नहीं हुई थी। उसने एक और ड्रीम डिवाइनेशन करने का अवसर पकड़ा। इस बार उसके डिवाइनेशन में शामिल था जॉन मेनार्ड को मारने का मैडम शेरोन का असली मोटिव। जब उसने इसे चुपचाप रिसाइट किया तो क्लेन एक बार फिर एक ड्रीम में प्रवेश कर गया और एक नया सीन देखा। मैडम शेरोन ने एक गिलास रेड वाइन पकड़ा हुआ था जो खून जैसा दिखता था। अपने लूज स्लीपिंग गाउन में वह अपने कमरे में आगे पीछे घूम रही थी। आखिरकार उसने बाकी वाइन को एक घूंट में पी लिया, जैसे कि उसने कुछ तय कर लिया हो। सीन जल्दी से डिस्पर्स हो गया, जिससे क्लेन और भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मेनार्ड की मौत ऐसी लग रही थी जैसे मैडम शेरोन ने बिना किसी के उकसावे के इसे करने के लिए वॉलंटियर किया हो। दैट्स वियर्ड।
क्लेन ने खुद से बड़बड़ाया और कुछ और डिवाइनेशन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन जवाब अलग नहीं थे। यह देखकर कि मैडम शेरोन ट्रांसपेरेंट और इल्यूसरी हो रही थी, यह सिग्निफाई कर रहा था कि वह जल्द ही गायब होने वाली है। क्लेन ने सोचा और डेड स्पिरिट के साथ फाइनल कांटेक्ट किया। डिमोनेस पे का सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला, डिमोनेस पाथवे का सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला। क्लेन ने नया डिवाइनेशन स्टेटमेंट रिसाइट किया। कॉजिटेशन की मदद से वह बहुत जल्दी अपने ड्रीम में चला गया। पहले तो वह डिवाइनेशन नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि डिमोनेस पाथवे को डिजास्टर फैलाता है और दर्द पैदा करता है। भले ही उसे एक करेस्पॉन्डिंग पोशन फॉर्मूला मिल जाता, वह उसे किसी को बेचने को तैयार नहीं था और इनडायरेक्टली एक मर्डर बन जाता। फिर पहले से एक और मैटर याद आया। स्पेक्टर पोशन की अपनी समझ के साथ वह यह सस्पेक्ट और वेरीफाई करने में सक्षम हो गया था कि डेक्स्टर गुडेरियन साइकोलॉजी एल्केमिस्ट का एक मेंबर था। तो भविष्य में डिमोनेस से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए उसे उनके सीक्वेंस पाथवे के और अधिक ट्रेट्स सीखने होंगे। हाँ, हुड यूजेन की मौत के बाद डेक्स्टर गुडेरियन ने अभी तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है। मेरा अनुमान है कि साइकोलॉजी एल्केमिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ और स्ट्रांग मेंबर्स भेजे हैं और उसने कोई मूव करने की हिम्मत नहीं की है। जैसे ही क्लेन के विचार कौंधे, उसने फिर से डार्क हॉल देखा। उसने फिर से होली व्हाइट रोब में वुमन को देखा। मैडम शेरोन ने अपना सिर नीचे लटकाया और वह केवल दूसरी वुमन के पैर देख सकती थी, एक फ्लॉलेस लेग्स की जोड़ी। जल्द ही उसने एक मेलोडियस आवाज सुनी। प्लेजर, यह सीक्वेंस 6 पोशन का नाम है, वह गोल जिसे तुम एडवांस करने वाले हो। अगर तुम सफल हो जाते हो तो तुम एक डिमोनेस ऑफ प्लेजर होगी। जब प्लेजर इरेसिस्टिबल और तोड़ना इम्पॉसिबल हो तो यह एक प्रकार की पीड़ा है। यह भी एक मैक्सिम है जिसे तुम्हें जीना है जब तक तुम अपना एडवांसमेंट पूरा करते हो। एक विच के रूप में तुम्हारी विभिन्न एबिलिटीज के एनहांसमेंट के अलावा तुम और भी सुंदर हो जाओगे, जिससे तुम सिडक्शन में बेहतर हो जाओगे। तुम एक स्पाइडर की तरह स्ट्रेंज थ्रेड्स बनाने और उनका उपयोग करने में सक्षम होगे। उसके तुरंत बाद मैडम शेरोन के सामने एक प्राचीन सिल्वर बुक दिखाई दी। जब इसे खोला गया तो फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट्स अलग अलग रखे गए थे। मेन इंग्रेडिएंट, ए पेयर ऑफ स्कूबा साइज एंड एडल्ट ब्लैक विडो स्पाइडर सिल्क ग्लैंड। Supplementary ingredients, 100 milliliter purified water, 5 drops of black jimsonweed juice, the complete remnants से succubus hair, 10 grams of फेनापोटर fly powder और 5 grams real mummy ashes। सीन फिर से बदल गया। वही हॉल, वही लंबा व्हाइट रोब और वही वुमन जिसके फीचर्स को पहचाना नहीं जा सकता था। लेकिन अब डिफरेंस यह था कि मैडम शेरोन अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट आई थी। वह अब पहले की पिक्चर में यंग मैन थी। उसके कानों में एक मेलोडियस फीमेल आवाज गूंज उठी। यह सीक्वेंस 7 पोशन का नाम है। मुझे यकीन है कि तुम सरप्राइज्ड हो। हाँ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इसे विच कहा जाता है। मैडम शेरोन ने काफी एजिटेटेड मैनर में कहा। याद रखना, अगर हम प्राइमोर्डियल के और करीब जाना चाहते हैं तो हमें उसके जैसा और भी बनना होगा। वो एक वुमन है, इसलिए हमें भी वीमेन बनना। मेलोडियस फीमेल आवाज ने जवाब दिया। या तो तुम हार मान लो या तुम एक्सेप्ट कर लो। जब तुम एक विच बन जाओगे तो तुम एक ट्रू वुमन बन जाओगे और तुम्हारी अपीयरेंस और चार्म काफी बढ़ जाएगा। तुम्हारे पास इनविजिबल होने और सब्स्टिट्यूट्स का उपयोग करने की एबिलिटी होगी। तुम विभिन्न डार्क मैजिक की एक रूडिमेंट्री मास्टरी हासिल करोगे। तुम दूसरों के डिवाइनेशन को बाधित करने में स्किल्ड होगे और तुम्हें ब्लैक फ्लेम और आइसी फ्रॉस्ट का फेवर भी मिलेगा। मेन इंग्रेडिएंट्स, एबिस डेमोनिक फिश के ब्लड की हर बूंद और एक एगेट पीकॉक का अंडा है। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स, 80 मिलीलीटर प्यूरिफाइड वाटर, 5 ड्रॉप्स ऑफ जिम्सनवीड जूस, शैडो लिजार्ड के 3 स्केल्स और डेफोडिल जूस के 10 ड्रॉप्स हैं। सीन्स एक के बाद एक चलते रहे और क्लेन ने इंस्टिगेटर और असैसिन फॉर्मूला देखा, उनके संबंधित ट्रेट्स को समझा। जैसे ही वह डिवाइनेशन जारी रखना चाहता था, मैडम शेरोन की स्पिरिट पूरी तरह से डिस्पर्स हो गई। क्लेन ने रिचुअल बंद कर दिया और रियलिटी में लौट आया। उसने इंग्रेडिएंट्स पैक किए, स्पिरिचुअलिटी की दीवार हटा दी और डन स्मिथ को बिना कोई जानकारी रोके अपने मीडियमशिप के आउटकम के बारे में बताया। फिर उसने मैडम शेरोन की मेनार्ड की हत्या पर अपने संदेह व्यक्त किए। प्लेजर के लिए उसे सोसाइटी में हायर रैंक या पोजीशन वाले किसी को मारने की जरूरत नहीं है। हमें यह इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि मैडम शेरोन पिछले कुछ सालों में कहाँ रही हैं और उसके ओरिजिन्स को समझना है। हमें उस डार्क हॉल को ढूंढने की जरूरत है जिसे तुमने देखा था। बेशक इसे होली कैथेड्रल को रिपोर्ट करने की जरूरत होगी और वे तदनुसार इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हम अपनी इच्छानुसार टिंगन नहीं छोड़ सकते। डन ने हल्के से सिर हिलाया और चारों ओर देखा। उसने कहा, फर्स्ट फ्लोर पर जाओ, चेक करो कि वे सर्वेंट्स अभी भी गहरी नींद में हैं या नहीं। अगर कोई जागा हुआ है तो उन्हें यहाँ लाओ और प्रोटोकॉल के अनुसार उनसे एक कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। मैं सेकंड फ्लोर का इंचार्ज रहूंगा। उसने एक ब्लैक क्लॉथ ढूंढा और सील्ड आर्टिफैक्ट 302711 को ढक दिया। यह सुनकर क्लेन को अचानक समझ में आया कि इंटेल्स बैटन्स को क्यों नहीं लाई थी। कैप्टन ने उन्हें शुरू से ही गहरी नींद में भेज दिया था। क्लेन का शरीर अभी भी ठंडा और कठोर था। उसे धीमा होना पड़ा और बहुत बहुत हल्के कदमों से आगे बढ़ना पड़ा। जब वह बेडरूम के दरवाजे से गुजरा तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजे पर लगे 2 टैरो कार्ड्स को बाहर निकाला। उसने उन्हें पोंछा और अपनी जेब में वापस रख लिया। कमरे से निकलने के बाद वह सीढ़ियों की ओर चला गया।
कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक एक सवाल सूझा, वो कैसे सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति गहरी नींद में है। एक एक करके डिवाइनेशन से चेक करें, यह परेशानी भरा होगा। कैप्टन एक नाइटमेयर है, उसे इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। मुझे उससे पूछना होगा कि क्या उसके कोई फास्ट और सिंपल मेथड है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्लेन मुड़ा और बेडरूम के दरवाजे की ओर चला, कदम दर कदम। जब वह अपने शरीर में ठंड और कठोरता से लड़ रहा था, करीब आने से पहले उसने अधखुले दरवाजे से झांका और एंगल्ड फुल बॉडी मिरर के टूटे हुए टुकड़ों को देखा। अभी भी फ्रेम से मिरर के बड़े टुकड़े चिपके हुए थे, सभी एक हथेली के आकार के थे। टूटे हुए मिरर में डन स्मिथ अपने ब्लैक ट्रेंच कोट में केनले की डेड बॉडी के बगल में घुटनों के बैठा कुछ कर रहा था। अचानक उसने अपना सिर उठाया। उसकी ग्रे आंखें गहरी थीं और उसके होठों के कोने क्रिम्सन ब्लड से सने हुए थे। क्रिम्सन ब्लड। बिना सोचे क्लेन मुड़ा, दरवाजे के किनारे से हट गया और अपनी पीठ दीवार से सटा ली।